स्टोरी की शुरुआत एक काफी ड्रामेटिक सीन से होती है। हम एक यंग लेडी को कार में बैठे हुए देखते हैं जिसका सिर किसी अनजान वजह से चकरा रहा होता है। ड्राइवर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाए उसकी इस अजीब हालत को नोटिस करता है, जैसे लग रहा हो कि उसने थोड़ी ज्यादा पी ली है। इसके जवाब में वो डिजनेस फील होने के बारे में कुछ मम्बल करती है। उसके दिमाग में ख्याल घूम रहे होते हैं जब वो जागे रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ छोड़ देती हैं और धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। आखिर में वो हार मान लेती है और कार की सीट पर लुढ़क जाती है। और ये सब ड्राइवर की नजरों से बच नहीं पाता। वो स्मर्क करता है, एक मौका सेंस करते हुए। अचानक एक कान फाड़ देने वाली स्क्रीच के साथ कार रुक जाती है, एक सुनसान और अबैंडन जगह के बीच। एक और आदमी वहां आता है, ड्राइवर को ज्वाइन करता है, और उनके इरादे उस बेहोश लड़की के लिए काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। अचानक वो अपनी आंखें खोलती है, उसकी आवाज कांप रही होती है जब वो उनके एक्शंस पर सवाल उठाती है। नया आया हुआ आदमी उसे रीअश्योर करता है कि वो बस उसे जगाने ही वाले थे। उसके चेहरे पर एक चालाक स्माइल होती है। ड्राइवर, जिसकी आवाज में खतरा होता है, उसे चुपचाप रहने की एडवाइस देता है और एक गुड टाइम देने का प्रॉमिस करता है। वो लड़की हालांकि उन्हें स्ट्रिक्ट टोन में वार्निंग देती है कि वो अपने डिसीजंस के बारे में दोबारा सोच लें। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि उस जैसी लड़कियां सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती हैं। लेकिन जैसे ही वो आदमी अपनी पैंट्स अनजिप करने लगता है, वो अपने पैर से एक जोर की किक मारती है, उसे जमीन पर गिरा देती है। आंखें खोलते हुए वो बड़े कूल तरीके से कहती है कि उसने उन्हें वार्न करने की कोशिश की थी। उसी पल पुलिस कार्स की फ्लैशिंग लाइट्स अंधेरे को चीर देती हैं और पुलिस सीन पर पहुंच जाती है। एक परेशान लेफ्टिनेंट उसका नाम पुकारता है और भागकर उसके पास आता है। उसकी बॉडी पर खून के निशान देखकर घबरा जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है, जैसे वो उसकी ऐसी सिचुएशंस में फंसने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो। उसके बाकी ऑफिसर्स वहां जमा हो जाते हैं, उस मिस्टीरियस औरत के बारे में क्यूरियस होते हुए। और उनमें से एक उसे सार्जेंट हैना ली के रूप में पहचानता है। वो एक रिनाउंड काउंटर टेररिज्म एजेंट है, जिसे एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने स्पेशल मिशंस यूनिट से चुना था। उसका ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि वो कभी कोई मिशन फेल नहीं करती, जिसकी वजह से उसके सिर पर रखा गया इनाम एस्ट्रोनॉमिकल है। वो लोग उसके जुड़वा भाई के इंटेलिजेंस सर्विस में होने का भी जिक्र करते हैं, जो उसके ऑलरेडी लेजेंडरी स्टेटस में एक और इंटरेस्टिंग लेयर ऐड कर देता है। एक कॉप आवाज में सोचता है इन भाई बहन डुओ के प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और इंटेलिजेंस सर्विस में डुअल रोल्स के बारे में, और वंडर करता है कि वो कोरिया में क्यों हैं और क्या वो उनकी टीम ज्वाइन करेगी। इस बीच लेफ्टिनेंट हैना को डांटता है, उसे अपने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स याद दिलाता है कि किसी को जान से नहीं मारना है। बिना किसी डर के वो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि उसने किसी को नहीं मारा। हालांकि लेफ्टिनेंट को थोड़ा शक होता है ये देखकर कि उसने अपने हमलावरों का क्या हाल किया था। वो एक्सप्लेन करती है कि वो नशे में थी और उसे सेल्फ डिफेंस में एक्ट करना पड़ा, भले ही थोड़ा एक्सेसिव तरीके से। वो क्रूशियल एविडेंस हैंडओवर करती है, जिसमें एक बर्नर फोन जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज हुआ था और अटैकर्स का चाकू शामिल है। वो क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग पर जोर देती है, ये असर्ट करते हुए कि उनके एक्शंस अटेम्प्टेड मर्डर और रॉबरी के बराबर हैं। वो आगे कहती है कि उन्होंने उसके साथ जो घिनौने एक्ट्स करने की कोशिश की थी, उसके बेसिस पर उन पर सेक्सुअल असॉल्ट और इंटिमिडेशन के चार्जेस भी लग सकते हैं। हैना लेफ्टिनेंट की तरफ घूरती है और उसकी शर्ट मांगती है, अपनी खून से लथपथ ड्रेस को उसकी साफ शर्ट से कंपेयर करते हुए। ना चाहते हुए भी वो अपनी शर्ट उसे दे देता है जब वो उन असेलेंट्स को पकड़ रहे होते हैं। वो उन्हें पकड़ने में उसके रोल के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, ये मानते हुए कि उसके बिना वो लोग शायद एक बार फिर जस्टिस से बच निकलते। हालांकि हैना हमेशा की तरह प्रैक्टिकल है और कंपनसेशन के तौर पर शब्दों से ज़्यादा कैश प्रेफर करती है। वो इन अरेस्ट्स के चलते लेफ्टिनेंट के प्रॉमिसिंग फ्यूचर की तरफ इशारा करती है, और वो आखिरकार मान जाता है कि अगली पेचेक मिलने पर वो उसे ट्रीट देगा। जैसे ही वो पुलिस कार की तरफ बढ़ते हैं, वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस इंसिडेंट में उसकी इन्वॉल्वमेंट को सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यूरियस होकर लेफ्टिनेंट हैना के भाई डोई के बारे में पूछता है। वो जवाब देती है कि वो एक वर्लविंड टूर पर गया हुआ है और उन कई जगहों की लिस्ट बताती है जहां उसने पिछले 2 महीनों में विजिट किया है। वो बताती है कि उसने पिछले ही हफ्ते कंबोडिया जाने का जिक्र किया था। लेफ्टिनेंट उसके भाई के अंडर वाटर डेमोलिशन टीम में सर्विस के बाद रियल मिशंस में इतने क्विक ट्रांजिशन पर रिमार्क करता है। वो अपने भाई की इंटेलिजेंस की तारीफ करती है, खासकर ओवरसीज नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ इंटेंस असाइनमेंट्स के बीच। अचानक हैना का फोन एक कंबोडियन नंबर से रिंग करता है और वो सोचती है कि क्या ये उसका भाई हो सकता है। वो आंसर करती है और कॉलर खुद को नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। कॉलर की आवाज सुनने से पहले ही हैना की रगों में डर दौड़ जाता है। कॉलर एक डेवस्टेटिंग न्यूज देता है कि उसका भाई उसके आखिरी मिशन में सरवाइव नहीं कर पाया। पुलिस लेफ्टिनेंट हैना को देखता है, सोचता है कि वो अपनी फोन कॉल कब खत्म करेगी। वो उसके गुस्से को नोटिस करता है और उसे दूसरी तरफ वाले शख्स पर चिल्लाते हुए सुनता है। फिक्र में वो पास आता है और रियलाइज करता है कि हैना सच में बहुत अपसेट है। वो फर्मली बिलीव करती है कि कॉलर झूठ बोल रहा है और जिद के साथ कहती है कि उसके भाई के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता।
अचानक हैना का गला रुंध जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है, बुरी तरह रोते हुए। उसे जो दर्द महसूस हो रहा है वो इतना ओवरवेलमिंग है, जैसे फिजिकली हर्ट होने और अंधा हो जाने का मिक्स हो, और ये सब किसी भयानक नाइटमेयर जैसा लग रहा था। घर वापस आकर हैना अपने भाई के साथ जुड़ी एक बचपन की मेमोरी याद करती है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो बड़ा होकर उसे हर उस शख्स से बचाएगा जो उसे हर्ट करने की कोशिश करेगा। वो अपने बेड से उछलकर खड़ी होती है, उन दोनों की एक फोटो देखती है और डिक्लेयर करती है कि उसका भाई ही वो रीजन है जिसकी वजह से वो कोरिया वापस आई है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उसका सोर्स ढूंढने लगती है। थोड़ी तलाश के बाद उसे एक रिंग करता हुआ फोन मिलता है। इस उम्मीद में कि शायद ये उसका भाई हो, वो कॉल उठाती है और रियलाइज करती है कि ये वाकई में वही है। वो अर्जेंसी से उससे पूछती है कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है, लेकिन सिग्नल इतना वीक होता है कि वो उसकी आवाज़ मुश्किल से सुन पाती है। कनेक्शन इतना खराब होने की वजह से वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो बस अपने कोऑर्डिनेट्स दे दे। वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है जो किसी रैंडी नाम के शख्स के बारे में वार्निंग और मारे जाने के खतरे जैसे लगते हैं। हैना एक्शन लेने की जिद करती है और उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि फ़ोन हैंग अप न करे बल्कि शांत रहे ताकि वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। वो खुद को काम डाउन करने पर फोर्स करती है। खुद को याद दिलाती है कि एजेंसी ने कहा था कि वो मारा जा चुका है, पर वो अभी भी जिंदा है। वो समझ जाती है कि उसने उसे कॉल करने के लिए ज़रूर कोई अनट्रेसेबल डिवाइस यूज़ किया होगा, जिसका मतलब है कि वो सीरियस ट्रबल में है। वो जानती है कि उसे जितना जल्दी हो सके कंबोडिया पहुंचना होगा, वरना वो सच में अपने भाई को खो देगी। एक अलग सीन में इटली के सिसिली आइलैंड पर एक यंग मैन पूल से बाहर निकलता है, अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए। इस आदमी को जूलियो पेरेंटी के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो सिसिलियन माफिया का लीडर है जिसे कापू भी कहा जाता है। उसे कंबोडिया में कुछ होने की न्यूज़ मिलती है। जब वो पूछता है कि इंचार्ज कौन था तो उसे बताया जाता है कि वो निकोलो था, और निकोलो को सीन पर ही गोली मारकर खत्म कर दिया गया। बिना किसी हेजिटेशन के जूलियो अपने आदमियों को सब कुछ तैयार करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो लोग निकल रहे हैं। वो स्मर्क करता है, इस बात पर कन्विंस्ड होते हुए कि कोई वहां उसका इंतजार कर रहा है। अगले सीन में ताई जुन नाम का एक आदमी हैना को कॉल करता है। उसकी आवाज़ दुख से कांप रही होती है जब वो डोई की बेटर प्रोटेक्शन न कर पाने के लिए माफ़ी मांगता है। हैना स्टर्न आवाज़ में ताईजुन को रोना बंद करने और उसके सवाल का जवाब देने के लिए कहती है। फिर वो उससे एक क्रूशल सवाल पूछती है, उसके भाई की बॉडी कहाँ है। ताईजुन का जवाब शेकी होता है जब वो एक्सप्लेन करता है कि बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से उन्हें डोई की बॉडी नहीं मिल पाई थी। वो स्पेकुलेट करता है कि डोई ने शायद माफिया से जुड़ी कोई चीज़ ले ली थी और उन्होंने उसे एक सुसाइड बॉम्बर का यूज़ करके एलिमिनेट करने की कोशिश की होगी। हैना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती और ताइजुन को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो उसे लोकल टाइम सुबह 9:20 पर नॉम पेन एयरपोर्ट के मेन एग्जिट पर मिले। ये बात ताइजुन को सरप्राइज करती है और वो पूछता है कि क्या वो वहां जाने का प्लान कर रही है। हैना का डिटर्मिन्ड रिप्लाई होता है कि चूंकि उन्हें बॉडी कभी मिली ही नहीं, इसलिए वो अपने भाई को इस तरह ढूंढने जाएगी जैसे कि वो अभी भी जिंदा है। कंबोडिया के प्नोम पेन की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर हैना सिटी में आने के बाद एंग्शियसली वेट करती है ताइजुन से मिलने की। वो आखिरकार आता है और उसे एक लोकेशन की तरफ गाइड करता है, ये बताते हुए कि उसने एक टुक टुक अरेंज किया है। ताइजुन, जो नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस का मेंबर है, डोई का सबसे करीबी कॉलीग था। हैना उसकी कार के बारे में पूछती है, पर ताइजुन एक्सप्लेन करता है कि आज उसके पास कार नहीं है क्योंकि वो ऑफ ड्यूटी है। हैना के दिमाग में शक पैदा होने लगता है जब वो सवाल करती है कि फिर वो अपने ऑफिस क्यों रुका था। वो हकलाता है, अपनी गर्दन खुजाता है और कुछ अर्जेंट काम होने के बारे में मंबल करता है। वहां से निकलने के लिए एंग्शियस होते हुए वो सजेस्ट करता है कि उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो रही है, लेकिन हैना को उसके बिहेवियर में कुछ गड़बड़ लगती है। जब वो टुक टुक में राइड कर रहे होते हैं, हैना ताइजुन को एक फ़ोन पकड़ाती है, ये इन्फॉर्म करते हुए कि उसे उस आखिरी जगह के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जहां उसने अपने भाई को देखा था। नर्वस और पसीने से तर ताइजुन हकलाते हुए जब वो फ़ोन लेता है और मेंशन करता है कि वो उनकी करंट लोकेशन से 75 किलोमीटर्स नॉर्थ में सीएम रीप की तरफ एक ऑर्डिनरी विलेज में था। ताइजुन फिर अपनी कंसर्न जाहिर करता है, हैना को एडवाइस करता है कि वो इस तरह इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस सर्विस में उनके कॉलीग्स को पता चल गया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हालांकि हैना उसकी कॉशन को इग्नोर करती है और डोई के बारे में सवालों की झड़ी लगा देती है। उसका आखिरी मिशन, वो किसके कांटेक्ट में था, किस तरह के ड्रग्स वो कैरी कर रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त उसने कौन से कपड़े और जूते पहने थे, यहाँ तक कि उसने ट्रैवल करने के लिए कौन सा मोड यूज़ किया था। हैना ये क्लियर कर देती है कि ताइजुन सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, वरना वो उसे दिखाएगी कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ताइजुन रिलक्टेंटली अग्री करता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि ये आखिरी बार होगा जब वो ऐसा कुछ कर रहा है। वो अब डोई के अपार्टमेंट में हैं। दोनों हैना और ताइजून फ्रिज के कंटेंट्स को छान रहे हैं। हैना के दिमाग में उस नीट और ऑर्डरली अपार्टमेंट की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मेटिकुलसली अरेंज किए गए ड्रीम्स बिल्कुल उसके भाई जैसे हैं, जो हर तरीके से एक परफेक्शनिस्ट था। लेकिन वो चाहे जितना भी सोचे, उसकी मौत उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती। ताइजुन उनकी रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो और डोई KA9947A नाम के एक नए ड्रग को ट्रैक कर रहे थे,
जिसमें उनका फोकस इटालियन माफिया द्वारा इसके डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेस करने पर था। वो रिवील करता है कि ये ड्रग ट्रिकी है क्योंकि बाकी हेल्यूसिनोजेंस के ऑपोजिट इसे इजीली एक मेडिकल सब्सटेंस की तरह डिस्गाइज किया जा सकता है। लेकिन फिर वो मेंशन करता है कि ड्रग्स के लिए रिंडीवू पॉइंट पर मिलने से ठीक पहले उसका डोई से कॉन्टैक्ट टूट गया था। जब वो आखिरकार डोई तक पहुंचा तो उसने एक्सप्लेनेशन मांगी, सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि डोई ने अकेले आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया था। ये रेवलेशन कि डोई का माफिया के साथ कनेक्शन था, ताइजुन को बैफल कर देता है। ताइजुन की स्टोरी सुनकर हैना को शक की एक चुभन महसूस होती है। वो कंप्लीटली श्योर नहीं है कि उसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, खासकर उसके पहले के बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस को देखते हुए। एक डाउट बना रहता है कि उसने शायद पहले ही अपने सुपीरियर्स को उसकी प्रेजेंस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया हो। फिलहाल के लिए वो उससे कॉशियस डिस्टेंस मेंटेन करने और अपने भाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने का डिसाइड करती है। वो जानती है कि अब उसे एक्सेप्शनली केयरफुल रहना होगा, ये कंसिडर करते हुए कि उसके भाई का घर भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। पूरे सोच विचार के साथ वो टेलीविजन ऑन करती है और वॉल्यूम को फुल पे सेट कर देती है। ये किसी भी पोटेंशियल ईव्स ड्रॉपिंग डिवाइसेस को ब्लॉक करने का एक टैक्टिक है, जो शायद अपार्टमेंट में प्लांट किए गए हों। हैना ऑब्जर्व करती है कि उसके भाई को डिसऑर्डर से नफरत थी, यहाँ तक कि एक ऑब्सेशन की हद तक थी। और जो कोई भी यहाँ आया था वो क्लियरली ये बात जानता था, हालांकि उन्होंने सारी डिटेल्स ठीक से सेट नहीं की थी, जैसे ड्रिंक लेबल्स का अलाइनमेंट और क्लोथ हैंगर्स का अरेंजमेंट। अपने भाई द्वारा छोड़े गए किसी भी क्लो को ढूंढने की डिटर्मिनेशन के साथ हैना उसके रूम में जाती है। वहां वो एक हिडन प्रोजेक्टर रिकग्नाइज करती है जो उसने एक बार उसे दिखाया था। ये बड़ी चतुराई से एक रेगुलर लैम्प की तरह मैस्करेड किया गया था। जब वो सोचती है कि उसने ये एलैबोरेट सेटअप कब किया होगा, तो वो खुद को एक रिलक्टेंट डिसीजन फेस करते हुए पाती है। उसे किसी ऐसे शख्स को रीच आउट करना पड़ेगा जिसे उसने वापस कभी कांटेक्ट करने का प्लान नहीं किया था। चीजें वाकई इंटरेस्टिंग और इंटेंस हो रही हैं। हैना अपना फोन उठाती है और एक फेमिलियर नंबर डायल करती है। दूसरी तरफ से आवाज एक चेयरफुल ग्रीटिंग के साथ आंसर करती है, लेकिन वो चुप रहती है। एक छोटे पॉज के बाद वो प्लेफुली पूछता है कि क्या उसने पी रखी है और रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एक ओल्ड लवर के साथ किया करती थी। वो ब्रीफली रिस्पॉन्ड करती है, उसकी वेलबींग के बारे में पूछती है बिना किसी प्लेजेंट्रीज के। ये रिवील होता है कि उसका नाम लोगन है। वो कंबोडिया में उसकी प्रेजेंस पर सवाल उठाता है, उसकी सडन अपीयरेंस से सरप्राइज्ड होकर। वो बदले में सस्पिशन एक्सप्रेस करती है, ये सजेस्ट करते हुए कि वो शायद एक एक्स लवर या स्टॉकर हो सकता है। लोगन एक मिस्चीवियस ग्रिन के साथ एडमिट करता है कि उसने उसे मिस किया और मजाक में हिंट देता है कि उसे उस पर नजर रखना पसंद है। हैना आखिरकार डिस्क्लोज करती है कि उसे उसकी असिस्टेंस चाहिए और बदले में उस करंट केस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करती है। वो टेंटलाइजिंगली हिंट देती है कि जो वो देखेगी उससे वो खुश हो जाएगा। लोगन की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो केस के नेचर के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो बताती है कि इसमें माफिया शामिल है, स्पेसिफिकली सिसिलियन माफिया का जूलियो पेरेंटी। बिना किसी हेजिटेशन के लोगन उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अश्योर करता है कि वो जल्द ही उससे जुड़ेगा और पूछता है कि क्या उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। वो अपने वेपन्स का पुराना स्टॉक मांगती है। अगले सीन में हमें वैलेंटाइंस डे से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो हाई रिस्क मिशंस में स्पेशलाइज करने वाली एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। हालांकि उनके अप्रोच में कुछ भी रोमांटिक नहीं है। जब वैलेंटाइंस डे अपने दुश्मनों को टारगेट करता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, मौत। अब कंबोडिया में वैलेंटाइंस डे के सेफ हाउस में हैना अपनी बाइक को स्क्रीच करते हुए रोकती है। उसका फॉर्मर कॉलीग दौड़कर उसे टाइट हक के साथ ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या उसके आने का मतलब ये है कि वो उनकी रैंक्स में वापस आ गई है। वो इस आइडिया को डिसमिस कर देती है, एक्सप्लेन करती है कि उसे सिंपली असिस्टेंस चाहिए और लोगन के बारे में पूछती है। उसका कॉलीग, जो विजिबली डिसअपॉइंटेड है, उसे इन्फॉर्म करता है कि लोगन ऑफिस में है और उसकी सडन अपीयरेंस के बारे में स्पेकुलेट करता है। लोगन वैलेंटाइन, जो वैलेंटाइंस डे का हेड है, बाहर आता है। हैना अपने भाई के रूम से ऑब्टेन्ड एक रिकॉर्डिंग प्रेजेंट करती है जिसमें हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स, एफबीआई, सीआईए और माफिया रिवील होते हैं। ये क्लियर है कि जूलियो पेरेंटी ने उसके जुड़वा भाई के डिसअपीयरेंस में कोई रोल प्ले किया है, हालांकि ऑफिशियली उसे एक मिशन के दौरान डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। हाना बिलीव करती है कि उसका भाई रशियन और इटालियन मॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। लोगन पेरेंटी की अलेज्ड एक्शंस को लेकर उसकी सर्टेनिटी को सवाल उठाता है। उसे पेरेंटी के अलेज्ड एक्शंस अनयूजुअल लगते हैं क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और लोगों को किडनैप करने के बजाय सीधे मार देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हैना रिवील करती है कि 1 साल पहले शिकागो में हुए एक टेररिस्ट अटैक के बाद स्मिथ और पेट्रो ने पेरेंटी के साथ क्लोज टाइज डेवलप कर लिए हैं। जब वो प्रोजेक्टर फुटेज स्टडी करते हैं, लोगन मिस्टर कॉन्ग नाम के एक क्लाइंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। मिस्टर कॉन्ग के बारे में पूछे जाने पर लोगन हिंट देता है कि वो एक ऐसा क्लाइंट है जिसकी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल हैं। वो डिड्यूस करते हैं कि मुजिन कॉन्ग एक उभरता हुआ टाइकून है और पेरेंटी आमतौर पर पेटी ड्रग डील्स में एंगेज नहीं करता। अगर ये इन्फॉर्मेशन फैब्रिकेटेड थी तो किसी ने पेरेंटी को इम्पर्सनेट किया होगा। लोगन सजेस्ट करता है कि ड्रग डीलर्स के बीच ये डिसीट कॉमन है, लेकिन वंडर करता है कि हाना की कंट्री की इंटेलिजेंस सर्विस ने शुरुआत में इस बारे में क्यों नहीं सोचा। वो सजेस्ट करता है कि ये इंटेंशनल हो सकता है। एक आदमी अंदर आता है, इंटरप्शन के लिए माफी मांगता है
और उस इंटेलिजेंस की तरफ इशारा करता है जो उन्हें सुबह मिली थी। वो रिवील करता है कि जूलियो पेरेंटी का माल मेसा ने चुरा लिया है, जो एक कंबोडियन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। हैना जो इंट्रीग्ड है और उस आदमी की आइडेंटिटी पर क्वेश्चन कर रही है, उसे यानसोंग यू के रूप में मिलवाया जाता है। क्यूरियोसिटी बढ़ने पर हैना कैजुअली यानसोंग से हाथ मिलाती है और बदले में उसे एक वार्म स्माइल मिलती है। वो अपना कोरियन डिसेंट रिवील करता है और कंबोडिया में उसके स्टे के दौरान उसकी हेल्प करने के लिए विलिंगली ऑफर करता है। इस फॉरेन लैंड में एक फेलो कोरियन से मिलकर खुशी महसूस करता है। वापस घर में ताइजुन बेचैनी से हैना को ढूंढ रहा है, उसकी सेफ्टी को लेकर परेशान है। जैसे ही उसकी कंसर्न पीक पर पहुंचती है, वो अचानक अंदर आती है और वो तुरंत उसे अकेले बाहर जाने के लिए डांटता है, उस एरिया के खतरों पर जोर देते हुए। वो घर के अंदर आते हैं जहां वो एक वाटर बॉटल उठाती है, जल्दी से पानी पीती है और एम्प्टी बॉटल को टेबल पर पटक देती है। उसकी वेलबींग की फिक्र करते हुए ताइजुन सजेस्ट करता है कि अगर उसे कहीं जाना हो तो वो उसके साथ चलेगा, क्योंकि अगर वो अकेले घूमती रही तो उसकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है। हैना फिर टेबल का सहारा लेती है, उसका डिमीनर टेंस होता है और एडमिट करती है कि अपने भाई के केस और खुद ताइजुन के बारे में बहुत कुछ है जो उसकी समझ में नहीं आता। उनकी लंबी पहचान के बावजूद अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ वो एक गन निकालती है और उसे ताइजुन का पॉइंट करती है, उसे राइट चॉइस बनाने के लिए अर्ज करती है। वो उसकी दी गई इन्फॉर्मेशन पर सवाल उठाती है, सिग्निफिकेंट गैप्स नोट करते हुए, स्पेशली सर्वेलेंस वीडियो में। वो डैश कैम फुटेज में उसके अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में पूछती है, हाईलाइट करते हुए कि कैसे वो उस बिल्डिंग में एंटर हुआ जहां मॉबस्टर्स थे और बॉम्ब डिटोनेट होने से पहले उसे घसीट कर बाहर निकाला गया। वो डाउट रेज करती है कि परपेट्रेटर्स उसके भाई का चेहरा कैमरा पर शोकेस क्यों करेंगे अगर उनका इरादा उसे मारने का था, ये सजेस्ट करते हुए कि ये सब स्टेज था। वो आगे रिवील करती है कि इंटेलिजेंस सर्विस ने डोई को सिर्फ उस वीडियो के बेसिस पर डेड डिक्लेयर कर दिया, जो कि ओरिजिनल वर्जन भी नहीं है बल्कि एक एडिटेड वर्जन है। हैना अपना अटेंशन वापस ताइजुन पर फोकस करती है, अपनी नजरें अनवेवरिंगली उस पर टिकाए हुए, और डिमांड करती है कि वो बताए कि क्या उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन है। ताइजुन हकलाता है जब वो एडमिट करता है कि उन्होंने एक बॉडी मिली थी जिसमें डैमेज सुसाइड वेस्ट था, जिसकी वजह से ऑटोप्सी करना इम्पॉसिबल हो गया था। वो एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने उस बॉडी को उसके भाई का होने का आइडेंटिफाई किया उसके डॉग टैग की प्रेजेंस के कारण। गन को ताइजुन पर ताने हुए हैना डिक्लेयर करती है कि इस वक्त से आगे वो इस केस में एक अकॉम्प्लिस है। वो उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद करे और बदले में वो उसके झूठ पर विश्वास करने का नाटक करेगी। फिर वो उसे ऑर्डर करती है कि वो अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करे कि कल से वो डोई के अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली है। ताइजुन रिलक्टेंटली एग्री करता है और हैना अपने पार्टनर यानसोंग को इंटरवीन करने का सिग्नल देती है। यानसोंग स्विफ्टली ताइजुन को इनकैपेसिटेट कर देता है, रिमार्क करते हुए कि ये कितना हार्ट ब्रेकिंग बिट्रियल है। हैना जवाब देती है कि इसे बिट्रियल कहना अभी बहुत जल्दी है और हमें वेट करके देखना होगा कि कहानी कैसे अनफोल्ड होती है। अगले सीन में हम हैना को बाइक चलाते हुए देखते हैं और यान सॉन्ग पूछता है कि क्या वो वहां से निकलने का प्लान बना रही है। वो रिवील करती है कि लोगन ने उसे सेफ हाउस के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए थे और सजेस्ट किया था कि कैम्बोडियन क्राइम सिंडिकेट शायद उस पर टारगेट कर सकती है। यान सॉन्ग उस लोकेशन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एक्नॉलेज करता है और उसे एडवाइस करता है कि जब तक फर्दर इंस्ट्रक्शंस ना मिले वो लो प्रोफाइल मेंटेन रखे, क्योंकि पेरेंटी से चुराए गए आइटम्स की वजह से उसके मूव करने की उम्मीद है। अपने एडवर्सरीज से आगे निकलने की डिटर्मिनेशन के साथ हैना सेफ हाउस में स्नीक करने का रिजॉल्व लेती है। यान सॉन्ग उसकी रोमांटिक लाइफ में अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करता है, पूछता है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। वो कंफर्म करती है कि हाँ, और वो प्लेफुली पीछे हटने का प्रॉमिस करते हुए मान जाता है। वो उसे अलविदा कहता है और उसकी सेफ रिटर्न की विश करता है। जैसे ही वो वहां से स्पीड से निकल जाती है, यान सॉन्ग खुद से रिफ्लेक्ट करता है, सिचुएशन को काफी इंट्रीगिंग पाता है और लिमेंट करता है कि ये कितने अफसोस की बात है। हैना आखिरकार वैलेंटाइंस डे सेफ हाउस पहुंच चुकी है। वो अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक मोमेंट लेती है, इस जगह की हिस्ट्री पर रिफ्लेक्ट करती है। ये किसी आने वाले ऑपरेशन की प्रिपरेशन का हब है, जहां वेपन्स नीटली अरेंज किए गए हैं और एक्शन के लिए रेडी रखे गए हैं। उसका दिमाग उन ख्यालों से घूम रहा है कि उसके भाई ने उसे किस चीज में फंसा दिया है, और वो इस उम्मीद से चिपटी हुई है कि वो उसके जिंदा होने का कोई ना कोई साइन उसे जरूर भेजेगा। उसकी रिफ्लेक्शंस लोगन की कॉल से इंटरप्ट होती हैं, जो उसका स्टेटस चेक कर रहा है। वो उसे रीअश्योर करती है कि उसकी तरफ सब शांत लग रहा है, ऑलमोस्ट ईरिली क्वाइट। फिर एक सवाल जो उसे परेशान कर रहा था वो सामने आता है, क्या यान सॉन्ग यू सच में वैलेंटाइंस डे का हिस्सा है? उसने नोटिस किया था कि उसने उनका डिस्टिंक्टिव बैज नहीं पहना हुआ था। इस पर लोगन चुप रहता है, कोई क्लियर आंसर नहीं देता, लेकिन लू नाम के किसी शख्स द्वारा पोज किए गए एक चैलेंज को मेंशन करता है। हैना कॉट ऑफ गार्ड होकर लू के बारे में पूछती है, एक ऐसा नाम जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसकी नर्व्स रैटल हो जाती हैं जब अचानक लू सामने आ जाता है, जिससे वो अपनी गन निकालने पर मजबूर हो जाती है। उस पर वेपन ताने हुए लू खुद को एडवर्ड लू के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। लोगन जो अभी भी कॉल पर है, उसे लू की प्रेजेंस के बारे में अपनी अर्लियर वार्निंग याद दिलाता है और वो अब्रप्टली कॉल एंड कर देती है। लू की अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस हैना को पजल करती है और एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है। वो प्लेफुली सजेस्ट करता है कि उसे लगा था कि शायद वो बोर हो रही होगी,
लेकिन जब वो आगे प्रेस करती है तो वो एडमिट करता है कि कैम्बोडिया में उसका कुछ पर्सनल बिजनेस है और मेसा के साथ एक स्कोर सेटल करना है। वो रिवील करता है कि मेसा वो सिंडिकेट है जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उन ड्रग कार्टल्स में से एक जिसने कैम्बोडिया को टाइटली ग्रिप कर रखा है। उन्होंने ना सिर्फ पेरेंटी से चोरी की बल्कि एक सिसिलियन माफिया से लिंक्ड मर्डर भी कमिट किया। यान सॉन्ग की इन्वॉल्वमेंट से बिविल्डर्ड हैना रीअश्योरेंस चाहती है कि लू उसके मिशन में इंटरफेयर नहीं करेगा। वो उसे अश्योर करता है कि वो कोई हिंड्रेंस नहीं बनेगा और सजेस्ट करता है कि वो लोग ओरिजिनल प्लान पर स्टिक करें। वो जूलियो पेरेंटी को हैंडल करेगी जबकि वो मेसा को देखेगा। हालांकि हैना का सस्पिशन बरकरार रहता है। वो अचानक लू की शर्ट पकड़ लेती है, इंसिस्ट करते हुए कि वो वैलेंटाइंस डे का एजेंट नहीं है। वो चकल करता है और क्लैरिफाई करता है कि उसने कभी एजेंट होने का क्लेम नहीं किया था। उसने तो बस कैम्बोडिया में उसके टाइम के दौरान उसकी असिस्ट करने का ऑफर दिया था। जैसे ही टेंशन कब होना शुरू होती है, हैना का फोन फिर से रिंग करता है। इस बार लोगन लाइन पर है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि मेसा मूव कर रहा है और 3 घंटे में डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाएगा। वो एक डॉन्टिंग पिक्चर पेंट करता है। एक कॉन्वॉय डिस्क्राइब करता है जिसमें 40 हेविली आर्म्ड इंडिविजुअल्स, एक ट्रेलर, 2 शिपिंग कंटेनर्स और 6 ट्रक्स में ट्रैवल कर रहे हैं। पेरेंटी को उनकी मूवमेंट्स की भनक लग चुकी है और वो उनका पीछा कर रहे हैं, जो हैना के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वो इस फॉर्मिडेबल चैलेंज को हैंडल कर सकती है? करीब 1 घंटे बाद हम हैना को यान सॉन्ग के साथ ऑपरेशन कैरी आउट करने का प्लान बनाते हुए देखते हैं। वो अपने ट्रेलर में स्नीक करने और उसके आगे वाले ट्रक के टायर्स को टारगेट करने का अपना प्लान मेंशन करती है। वो पूछता है कि क्या उसका इरादा जूलियो पेरेंटी के आने तक पूरे ग्रुप को रोक के रखने का है, जिसके जवाब में वो फर्म नेगेटिव में रिप्लाई करती है। फिर हैना अपने स्टेप्स आउटलाइन करना शुरू करती है जो वो लेना चाहती है। पहले वो एक्सप्लेन करती है कि जब मेसा अपीयर होगा तो वो लैंड माइन डेटोनेट करेगी। दूसरे होने वाले क्योस के बीच वो ट्रेलर में स्नीक करने का अपॉर्चुनिटी लेगी। आखिर में वो जूलियो पेरेंटी के आने का वेट करेगी। फर्दर वो एक्सप्रेस करती है कि वो एक मिनिमल फोर्स अप्रोच ऑप्ट करना चाहती है, जिसका एम सिर्फ इतना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना है कि ट्रेलर का एक्सेस मिल जाए। उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद यान सॉन्ग उसे सेफ रहने की एडवाइस करता है, क्योंकि वो उसके लिए अपनी उम्मीद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप करने लगा है। वो उसे टारगेट्स को ट्रैक करते हुए अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के लिए अर्ज करता है। यान सॉन्ग उसे इन्फॉर्म करता है कि पेरेंटी भी उनके बीच में है। एक ब्रीफ काउंटडाउन के बाद उन्होंने अपने प्लान का इनिशियल स्टेप एग्जीक्यूट किया, लेकिन ट्रेलर के अंदर किसी के होने के साइंस नोटिस किए। तेजी से हैना ने ट्रेलर के एक्सटीरियर पर चढ़ना शुरू किया ताकि अंदर जा सके। वो अंदर कूदती है और ओपन फायर करती है। उनमें से एक आदमी से ओवर पावर होने से बाल बाल बच जाती है, यान सॉन्ग की टाइमली इंटरवेंशन की वजह से। वो इस पर्टिकुलर थ्रेट को हैंडल करने के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती है जब वो अपने सेकंड टारगेट का वेट कर रहे थे। यान सॉन्ग एक अपडेट देता है, रिवील करते हुए कि टारगेट हाई स्पीड पर मूव कर रहा है और एक सिग्निफिकेंट कोलिजन की उम्मीद है। अचानक हैना किसी आदमी को फोन पर बात करते हुए सुनती है। ऐसा लगता है कि उसे पेरेंटी का मर्चेंडाइज नहीं चाहिए और इस बात पर रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा है कि उसने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया भी क्यों। जैसे ही वो ईयर ड्रॉप कर रही होती है, एक वायलेंट कोलिजन होता है जिससे ट्रेलर हिल जाता है और हैना अपना बैलेंस खो देती है। यान सॉन्ग बार बार उसका नाम पुकारता है, उसकी वेलबींग के लिए कंसर्न्ड होते हुए। आखिरकार वो अपनी आंखें खोलने में कामयाब होती है। कांपते हुए वो अपने कान से ईयरपीस निकालती है और अपना फायर आर्म रेडी करती है। तभी एक आदमी ट्रेलर के डोर के पास आता है और हैना उस पर गन तानती है, एक स्टर्न वार्निंग देते हुए। पीछे हटने के बजाय वो आदमी उसका वेपन पकड़ लेता है, उसे अपने खुद के फोरहेड पर प्रेस करता है और ट्रिगर पुल करने का चैलेंज देता है। वो क्लेम करता है कि वो बेसब्री से मौत का इंतजार कर रहा था। फिर एक सडन और ब्रूटल मूव में वो हैना को स्ट्राइक करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे उठाता है एक सिनिस्टर इंटेंशन के साथ, ये स्टेट करते हुए कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि पता चल सके कि उसका कोई यूज है भी या नहीं। अगले सीन में हैना अचानक इस रियलाइजेशन के साथ जागती है कि उसके हाथ कसे हुए बंधे हैं। उसके अंदर पैनिक भर जाता है और वो तुरंत अपने रिस्ट्रेंट्स के खिलाफ स्ट्रगल करने लगती है। जिस आदमी ने उसे उठाया था वो उसकी फ्रैंटिक मूवमेंट्स नोटिस करता है और रिमार्क करता है कि लगता है तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी क्विक हैं। वो ऊपर देखती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो अपने सामने वाले चेहरे को पहचानती है। ये कोई और नहीं बल्कि जूलियो पेरेंटी है। डर और क्यूरियोसिटी के मिक्स के साथ जूलियो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है और क्या वो ट्रेलर के अंदर उसका इंतजार कर रही थी। हैना इस बात को कंफर्म करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके इस सवाल का जवाब दे कि क्यों, वो स्लाइली सजेस्ट करती है कि उसे अपने कपड़े उतार देने चाहिए। वो ऐड करती है कि वो इस डिसऑर्डर्ड स्टेट में बाथरूम से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो कितनी गंदी लग रही है। गुस्से में वो उसकी थोड़ी पकड़ता है, ये डिमांड करते हुए कि क्या वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है और क्वेश्चन करता है कि क्या वो यहाँ से जिंदा निकलने की उम्मीद रखती है। अनबॉदर्ड होकर हैना रिस्पॉन्ड करती है, उसे अश्योर करती है कि उसे उसकी उम्मीद से पहले उसकी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। उसकी इन डेयरिंग वर्ड्स के रिस्पॉन्स में जूलियो उसकी उंगलियां उसके मुंह में डाल देता है, उसे वार्न करते हुए कि अगर वो यही चाहती है तो उसे ऐसी सिचुएशंस की आदत डाल लेनी चाहिए। वो अपनी बॉडी को और पास प्रेस करता है, उसकी पर्सनल स्पेस में इन्वेड करने लगता है। अचानक एक और आदमी अंदर आता है, ये डिमांड करते हुए कि जूलियो क्या कर रहा है और उसने अब तक उसकी जान लेने का प्लान एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया।
जूलियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ये क्लेम करते हुए कि उसने उसे एलिमिनेट करने का इरादा किया था क्योंकि उसने कन्फेस किया था कि वो उसे मारने आई थी, लेकिन वो उसकी तरफ एडवांसेस करती रही जिसकी वजह से ये करंट सिचुएशन पैदा हुई। दूसरा आदमी डिसबिलीफ में एक्सक्लेम करता है, लेकिन जल्द ही अपनी टोन चेंज कर लेता है जब वो जूलियो की पियर्सिंग गेज को नोटिस करता है। इस बीच हैना, जो अभी भी मोस्टली इटालियन में हो रही कॉन्वर्सेशन के बारे में अनश्योर है, सेंस करती है कि कुछ अजीब हो रहा है। उनकी डिस्कशन के दौरान एक अपॉर्चून मोमेंट सीज करते हुए हैना क्वाइटली उस रस्सी को काटने में कामयाब हो जाती है जिसने उसे बांध रखा था। दूसरा आदमी चार्ज लेता है, अपनी पॉकेट से गन निकालता है और काम को जल्दी खत्म करने की कसम खाता है। जैसे ही वो हैना के पास आता है, वो स्विफ्टली उसे ओवरपावर करती है और उसके हाथ से गन छीन लेती है। वो उस पर पॉइंट करती है, रस्सी अभी भी उसके गले में लिपटी हुई है, और जूलियो को वार्न करती है कि और पास मत आना। वो ये क्लियर कर देती है कि उसकी डिटर्मिनेशन ही उसे यहाँ कन्फ्रंट करने लाई है और कोई भी चीज उसे अपने मिशन से नहीं रोक सकती। जूलियो सरेंडर के जेस्चर में अपने हाथ उठाता है और उसकी डिमांड्स के बारे में पूछता है। हैना रिस्पॉन्ड करती है, रिवील करते हुए कि उसे उसकी असिस्टेंस चाहिए ताकि उस इम्पोस्टर को ट्रैक किया जा सके जो उसे इम्पर्सोनेट कर रहा है। वो रस्सी को थोड़ा टाइट करती है, जिससे वो आदमी दर्द से चिल्लाता है। जूलियो रियलाइज करता है कि उसके पास कोऑपरेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और उससे पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। हैना का रिस्पॉन्स रेजोल्यूट होता है, वो उसकी हेल्प चाहती है और बदले में वो इम्पोस्टर को जस्टिस तक लाने का प्रॉमिस करती है। इसी बीच पुलिस कोलिजन के सीन पर पहुंचती है और उनमें से एक यान सॉन्ग की तरफ आता है। वो पूछता है कि सीन पर मिली बॉडीज के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। यान सॉन्ग क्वाइटली ऑफिसर को कुछ पैसे पकड़ाता है और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि बॉडीज का जो सही लगे वैसा इंतजाम करें। वो आगे कहता है कि इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल्स क्रिमिनल्स के ग्रुप के अलावा और कुछ नहीं है, इस बात पर जोर देते हुए कि पुलिस उन्हें पकड़ने का पूरा क्रेडिट ले सकती है। अपेरेंटली पैरेंटी और उसकी गैंग वेपन्स बॉक्स और कोकेन से भरे ट्रेलर के साथ फरार हो गए हैं। यान सॉन्ग के एजेंडा का फाइनल टास्क उन डिसीज्ड इंडिविजुअल्स में से एक के फोन को वाइप करना है। जैसे ही वो ये टास्क परफॉर्म करने के लिए नीचे झुकता है, ताईजुन अचानक सीन पर अपीयर होता है। यान सॉन्ग एक्नॉलेज करता है कि उसने ताईजुन को तब से नहीं देखा है जब से हैना ने उसकी पिटाई की थी। फिर वो शांति से एक गन निकालता है और ताईजुन से सवाल करता है कि उसने पहले ये डिस्क्लोज क्यों नहीं किया कि हैना और डॉई जुड़वा हैं। ताईजुन जवाब देता है कि उसे नहीं लगा कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। यान सॉन्ग गन को कॉक करके एम करते हुए असर्ट करता है कि उसे हैना ली के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। डिफेंस में ताईजुन स्टेट करता है कि सार्जेंट हैना अब सिविलियन के रूप में एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रही हैं और डॉई ही उनका आखिरी फैमिली मेंबर बचा है। वो एक्सप्लेन करता है कि यही वजह है कि वो उसे अबैंडन नहीं कर सकती और इतनी दूर यहाँ आई हैं। हालांकि यानसोंग कहता है कि ये डिसीजन लेना उसका काम है। टाइजुन पर अभी भी गन एम करते हुए यानसोंग उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर वो डायर कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहता है तो और ज्यादा यूजफुल बनना शुरू कर दे। जैसे ही वो अपना वेपन नीचे करके वहां से जाने लगता है, टाइजुन एक सवाल करता, क्या तुम हैना में इंटरेस्टेड हो? यानसोंग रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है कि सार्जेंट वाकई एक इंटाइसिंग औरत है और यही वजह है कि वो अपने प्लान्स एडजस्ट करने के बारे में सोच रहा है। इस बीच उस लोकेशन पर वापस जहां जूलियो पेरेंटी ने हैना को रखा था, वो उससे उस इम्पोस्टर को पकड़ने के उसके इरादों के बारे में एक बार फिर सवाल करता है। वो कमेंट करता है कि उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, ये देखते हुए कि मिसा के इंडिविजुअल्स को सीन पर एक स्नाइपर ने एलिमिनेट कर दिया था। हैना अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है, इस बात का दुख जताते हुए कि उसे कभी उनसे इंटरोगेट करने का मौका नहीं मिला जैसा उसने होप किया था। वो आगे रिवील करती है कि उसका भाई उस इम्पोस्टर को ट्रैक कर रहा था और फोर्सेस ज्वाइन करके वो इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड को अनकवर कर सकते हैं। वो डिस्क्लोज करती है कि एक रूमर फैल रही है कि जूलियो ने एक कोरियन इंटेलिजेंस सर्विस एजेंट, जो कि इत्तेफाक से उसका भाई है, पर हिट ऑर्डर किया था। हक्का बक्का होकर जूलियो पूछता है कि क्या इसका मतलब ये होगा कि उसका भाई पहले ही डेड है। हैना फर्मली असर्ट करती है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, जो कि प्रिसाइजली वही वजह है कि उसने जूलियो को ढूंढा ताकि वो इंश्योर कर सके कि वो उसके भाई की मौत का रिस्पॉन्सिबल नहीं था। अंदर ही अंदर वो जूलियो का ट्रस्ट जीतने की इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज करती है, ये समझते हुए कि उसके मिशन की सक्सेस इसी पर टिकी है। अपना गुडविल प्रूव करने के लिए पेरेंटी जल्दी से अपनी शर्ट के बटन्स खोलता है और उसे दे देता है। फिर वो अपने एक एसोसिएट रोमानो को इंस्ट्रक्ट करता है कि लोरेंजो को रिलीज करने के बदले में हैना के लिए एक ग्लास वाइन लाए। जबकि हैना नेचुरली इतनी वेरी है कि वो उन पर ट्रस्ट करके ड्रिंक कंज्यूम करे, जूलियो उसे परसुएड करने में कामयाब हो जाता है, ये इंसिस्ट करते हुए कि उसकी प्यास बुझनी चाहिए। उसके सूखते गले के बावजूद वो इस सस्पिशन को झटक नहीं पाती कि शायद उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिला दिया हो। हालांकि वो अनसर्टन है कि ये पॉइजन है या ड्रग, फिर भी वो रिस्क लेने का डिसाइड करती है। लोरेंजो को साइड में किक करती है और रोमानो से ग्लास छीन लेती है। वो जूलियो की तरफ देखती है, जैसे ही वो ड्रिंक घटक लेती है, ऑलमोस्ट इमिडिएटली उस पर डिजीनेस हावी हो जाती है और जमीन पर गिरने से पहले वो लड़खड़ाती है। लेकिन जैसा कि पता चलता है, उन्होंने पहले से ही उसके लिए एक डॉक्टर अरेंज किया हुआ था। जूलियो उसके कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट के ऑर्डर्स इशू करता है, उसकी केयर का कोई भी पहलू चांस पर नहीं छोड़ता। अगले सीन में हैना एक भयानक नाइटमेयर एक्सपीरियंस कर रही है, जिसमें वो किसी को उसके खिलाफ रिवेंज लेने का चिलिंग प्रॉमिस करते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद वो उस नाइटमेयर की विविडनेस से स्टार्टल होकर उठ जाती है।
अपनी सराउंडिंग्स के बारे में कंफ्यूज्ड, वो रियलाइज करती है कि किसी ने उसके जख्मों पर इलाज किया है। उसे समझ आता है कि उसे स्लीपिंग पिल्स दी गई होंगी। कितना ऑफुल नाइटमेयर था, वो एक्सक्लेम करती है, ये क्लियर करते हुए कि ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे वो अपने दिमाग से इरेज करना चाहेगी। उस डिस्टर्बिंग ड्रीम पर रिफ्लेक्ट करते हुए हैना वैलेंटाइंस डे एजेंट के रूप में अपने वक्त को याद करती है, जब उसकी एक्शंस की वजह से एक आदमी प्रिजन में चला गया था। जब उसने बिहाइंड बार 7 महीने बिताए, उसके दुश्मनों ने उसकी फैमिली के हर मेंबर को ढूंढ निकाला और ब्रूटली मर्डर कर दिया। उसने हैना को कोसना शुरू कर दिया, बदला लेने की कसम खाई। शुरू में उसने उसकी थ्रेट्स को एक कंटेम्प्चुअस नोट के साथ डिसमिस कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता एक अनईजी फीलिंग उस पर हावी होती गई। जब सिचुएशन बढ़ी, वो डेली अपने भाई को चेक करने लगी उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। बाद में उसने सुना कि वो आदमी किसी रिवेंज स्कीम में मारा गया था, और पहली बार उसे किसी की मौत की खबर सुनकर रिलीफ फील हुआ। ये एक हैरोइंग एक्सपीरियंस था जिसने उसकी ह्यूमन डिग्निटी के सेंस को शैटर कर दिया था। एक डिसइल्यूजनमेंट का मूवमेंट जिसे वो दोबारा कभी नहीं जीना चाहती थी। इसी वजह से उसे ये नाइटमेयर आया था। अपने भाई को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करने के डिटर्मिनेशन के साथ हैना फोकस्ड रहने का रिजॉल्व करती है। हालांकि उसकी इमीडिएट कंसर्न खाने के लिए कुछ ढूंढना है। तभी वो पेरेंटी को कन्विंस करने का एक नया प्लान बना सकती है। जैसे ही वो अपने कपड़ों के फटे के बारे में सोचती है, वो बेड से उठती है, खुद पर रिफ्लेक्ट करते हुए। वो एडमिट करती है कि उसे पता था कि पेरेंटी एक टफ एडवर्सरी होगा, लेकिन उसने कभी उसके इंस्टेबिलिटी के लेवल को एंटिसिपेट नहीं किया था। उसे कोई क्लू नहीं है कि वो उसे जिंदा क्यों रख रहा है, क्योंकि लगता नहीं कि वो जल्द ही उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो अनएक्सपेक्टेडली लोरेंजो से टकराती है। वो पिछले इनकाउंटर के लिए अपोलोजाइज ऑफर करती है, उसके साथ कुछ रैपो एस्टैब्लिश करने की उम्मीद में, ताकि पेरेंटी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सके। हालांकि लोरेंजो स्टर्नली उसे उसके रूम में लौटने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है और किसी भी फनी बिजनेस के खिलाफ वॉर्न करता है। हैना उसे रियश्योर करती है कि वो एक मॉडल हॉस्टेज की तरह रहेगी, उससे कुछ खाने के लिए लाने की रिक्वेस्ट करते हुए, क्योंकि वो भूखी है और उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। थोड़ी रिलक्टेंस और सोच विचार के बाद लोरेंजो रिवील करता है कि उनकी फूड सप्लाईज कम है, और ना चाहते हुए भी हैना को अपने पीछे आने की इजाजत देता है। जैसे ही वो घूमता है, वो डिस्क्रीटली जूलियो से एक माइक्रोफोन कनेक्ट करता है, जिससे वो उनकी बातें चुपके से सुन सके। उसकी आइडेंटिटी के बारे में क्यूरियस लोरेंजो क्वेश्चन करता है कि क्या वो कोई असासिन है या नॉर्थ कोरियन स्पाई। हैना दोनों अजम्पशंस को डिनाई करती है। साउथ कोरियन स्पेशल फोर्सेस की मेंबर के रूप में अपना पास्ट रिवील करती है, लेकिन एडमिट करती है कि वो अब सिर्फ एक बाकू है, अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए कोरियन स्लैंग। इस बीच दूसरे एंड पर जूलियो उनकी बातें सुनना कंटिन्यू करता है, कैजुअली सिगरेट जलाते हुए। जब वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तेज बारिश शुरू हो जाती है और कई कारें सीन पर आती हैं। लोरेंजो कर्टियस तरीके से हैना को ऑफर देता है, उसे अपने साथ मील एंजॉय करने के लिए इनवाइट करता है। अपने सामने खाने की एपेटाइजिंग एरे देखकर वो जेन्युइनली अमेज्ड लगती है, और उसकी क्यूरियोसिटी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो ये पूछे बिना नहीं रह सकती कि क्या वो कभी शेफ था। लोरेंजो एक स्माइल के साथ डिस्क्लोज करता है कि कुकिंग बस उसकी एक चेरिश्ड हॉबी है। प्लेफुली वो डिलेक्टेबल फूड वापस लेने की थ्रेट देता है अगर वो खुद इंडल्ज नहीं करती। टेम्पटेशन के आगे झुकते हुए हैना एडमिट करती है कि खाना बिल्कुल डिवाइन है, डिस्पाइट शुरू में लोरेंजो को एक टफ गन रखने वाला मॉबस्टर समझने के। टॉपिक चेंज करते हुए हैना किसी से नाम के इंडिविजुअल के बारे में पूछती है, जिसका मेंशन पहले हुआ था, नोट करते हुए कि ये नाम डिस्टिंक्टली कोरियन लगता है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो प्रोब करती है कि क्या ये पर्सन माफिया से जुड़ा है या शायद जूलियो पेरेंटी का लवर है। लोरेंजो जो कॉन्वर्सेशन को सेवर कर रहा है, उसे इन्फॉर्म करता है कि से उनका एक कलीग है, और एक कॉशन देता है, उसे एडवाइस करते हुए कि वो जूलियो के सामने कभी उस नाम को जुबान पर ना लाए। वो जूलियो को अननेसेसरली अपसेट ना करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हुए हैना गियर्स शिफ्ट करती है और लोरेंजो से पूछती है कि क्या उसके पास उसके मिसिंग भाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। बदले में लोरेंजो वही सवाल पूछता है, इंक्वायरी करते हुए कि क्या वो अपने भाई के वेयरअबाउट्स के बारे में कुछ जानती है। लोरेंजो एक ब्लीक पर्सपेक्टिव ऑफर करता है, ये सजेस्ट करते हुए कि जूलियो पेरेंटी लोगों को हॉस्टेज रखने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसे ऐसे इंडेवर्स के साथ आने वाली कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उन्हें एलिमिनेट करना ज्यादा पसंद करेगा। हैना चिंतित होकर पूछती है कि क्या जूलियो उस इम्पोस्टर के साथ डील करने का कोई इंटेंशन रखता है। लोरेंजो एक आह के साथ उनकी दुनिया में ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ इम्पोस्टर्स को कन्वे करता है, उन्हें कॉमन स्ट्रीट हैजर्ड से कंपेयर करते हुए। इस एक्सचेंज से हैना सस्पेक्ट करने लगती है कि जूलियो शायद सच में इम्पोस्टर्स का पीछा करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपने खुद के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कोऑपरेशन का नाटक कर रहा है। रिकग्नाइजिंग की इंटेलिजेंस सर्विस का मानना है कि उसके भाई ने उन्हें धोखा दिया है, हैना कंक्लूड करती है कि उसे अपना स्टे प्रोलॉन्ग करना होगा, ताकि ऐसे एविडेंस ढूंढ सके जो इसके उलट साबित करे। वो अपनी चेयर पर पीछे झुकती है, सोचती है कि जूलियो कौन सी स्कीम्स पका रहा होगा। जब वो वापस लौट रहे होते हैं, लोरेंजो जो अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाता है, हैना से पूछता है कि क्या वो एफबीआई से जुड़ी है। उसका रिस्पॉन्स उसे थोड़ा रिग्रेटफुल फील कराता है पूछने के लिए, लेकिन वो उसे रियश्योर करती है कि उसे सवाल पूछे जाना पसंद है। उनका कैजुअल बैंटर जूलियो की अनएक्सपेक्टेड अराइवल से इंटरप्ट हो जाता है। वो प्लेफुली सजेस्ट करता है कि लगता है वो दोनों काफी क्लोज हो गए हैं, ये इंसिनुएट करते हुए कि शायद वो रोमांटिक डेट पर हो। लोरेंजो तुरंत रिबट करता है, जूलियो को हैना के पहले उसकी जान लेने के अटेम्प्ट के बारे में याद दिलाता है
और जोक करता है कि वो वॉलuptuous ब्लॉन्ड्स की उसकी प्रेफरेंस से मैच नहीं करती। हैना बदले में असर्ट करती है कि लोरेंजो भी उसका टाइप नहीं है। जूलियो, जो हमेशा ऑब्जर्वेंट रहता है, नोटिस करता है कि उसने अभी तक उसकी शर्ट पहनी हुई है और उसे कुछ और पहनने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है क्योंकि वो एक फ्यूनरल पर जा रहे हैं। बारिश लगातार हो रही होती है जब वो अम्ब्रेला से खुद को इक्विप करके बाहर निकलते हैं। वो वहां अपने एक फॉलन कलीग को रिस्पेक्ट पे करने आए हैं जिसकी बॉडी कंबोडिया में रिकवर हुई थी। एक साथ वो फूर पकड़े खड़े हैं और अपनी फाइनल फेयरवेल्स देते हैं जब वो हियर्स को कास्केट ले जाते हुए देखते हैं। अटेंडीज के बीच इमोशंस वेरी करते हैं, कुछ अपने आंसू रोकने की स्ट्रगल कर रहे होते हैं जबकि दूसरे ओपनली दुख मना रहे होते हैं। एक सॉलम मोमेंट में हैना कोरियन में एक प्रेयर रिसाइट करती है जिससे जूलियो उसको लैंग्वेज के बारे में पूछता है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये कस्टमरी फ्यूनरल प्रेयर है जो मरने वाले की आत्मा की शांति और मौत से मुक्ति के लिए विश कन्वे करती है। सर्विस कंक्लूड होने और बारिश थमने के बाद वो खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। हैना अपना ध्यान प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से हटा नहीं पाती, जूलियो परेंडी के इंटरेस्ट को बनाए रखना। वो कॉशियसली अपने खिलाफ उसके सस्पिशंस के टॉपिक को सामने लाती है, सजेस्ट करती है कि वो उससे जो कुछ भी जानना चाहता है पूछ ले। जूलियो आगे झुकता है, उसकी आंखें हैना पर लॉक्ड हैं और उसे बताने को कहता है कि वो स्पेसिफिकली उससे क्या चाहती है। हैना, जिसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा है, एक्नॉलेज करती है कि उसके अंदर कई डिजायर्स हैं और जूलियो उसे कहता है कि वो उन्हें 3 में नैरो डाउन करे। अपनी आंख में एक प्लेफुल चमक के साथ वो उससे अश्योरेंस मांगती है कि वो उसकी विशेस को ग्रांट करेगा। फर्वेंटली और इंट्रीग्ड होकर जूलियो रिस्पॉन्ड करता है कि ये उसकी रिक्वेस्ट्स के नेचर पर डिपेंड करता है। वो अपनी डिजायर्स लिस्ट करना शुरू करती है, पहले अपने भाई डुई को लोकेट करने में उसकी मदद की अपील के साथ। उसकी दूसरी रिक्वेस्ट उन लोगों को ट्रैक डाउन करना है जिन्होंने उसके भाई को टारगेट किया, और अपनी तीसरी रिक्वेस्ट के लिए वो सिंपली अपने लिए एक प्लेट खाना मांगती है। जूलियो मोमेंटरली हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है कि क्या पहले वाला मील उसके लिए काफी नहीं था। फिर वो एक डिसाइसिव कॉल लेता है, स्टाफ को तुरंत वहां से चले जाने का ऑर्डर देता है, उन्हें उनकी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए अकेला छोड़ देता है। फिर एक रादर सेडक्टिव मूव में हुलियो पेरेंटी हैना के और करीब आता है। उसकी आवाज टैंटलाइजिंगली लो है और क्यूरियोसिटी और अम्यूजमेंट के एक अजीब मिक्स से भरी हुई है। वो उससे कन्फाइड करता है, एडमिट करते हुए कि जितना ज्यादा वो उस बारे में सोचता है उतना ही अपसर्ड लगता है कि वो उसके बारे में प्रैक्टिकली कुछ नहीं जानता। वो रिवील करता है कि उसके पास एक हाईली स्किल्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के बावजूद वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने में नाकाम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कोई भूत हो। फिर एक एनिग्मेटिक ग्रीन के साथ वो उसे कॉशन करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उस जैसी इंसुलेंट और डेंजरस क्रीचर्स को टेम करना उसकी स्पेशलिटी है। वो इस पॉइंट को उसकी नेक को फर्मली ग्रास्प करके एम्फसाइज करता है, जिसके टच से उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि वो मेंटली कितना डिस्टर्ब्ड है, एक रियलाइजेशन जिसे हैना इग्नोर नहीं कर सकती। हैना अपनी अनईज से फाइट करते हुए सवाल करने की हिम्मत जुटाती है कि क्या वो उन क्रीचर्स को डिस्पोज कर देता है जब वो बिना किसी रहम के टेम हो जाते हैं। हुलियो की आंखें नैरो हो जाती हैं जब वो अपना आंसर कॉन्टम्पलेट करता है, उस भयानक अंजाम को एनविजन करते हुए जो उन लोगों का वेट कर रहा है जो सिर्फ सबमिशन का नाटक करते हैं। अब वो उन प्रिंसिपल्स को समझना शुरू करती है, लेकिन उसकी नेक के इर्द गिर्द का हाथ उसे परप्लेक्स करना जारी रखता है। एक मेनेसिंग टोन में वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका बैग क्रैश साइट के पास ढूंढ लिया गया था, जिसमें एक वीडियो था जिसमें और कोई नहीं बल्कि गैविन स्मिथ हैं। वो लोग एक्सप्लोजन से ठीक पहले उसके भाई के साथ टेप में कैप्चर हुए थे। एक आईब्रो उठाते हुए वो उसके गैविन स्मिथ के कनेक्शन के बारे में पूछता है, एक ऐसी इंक्वायरी जो उसके अंदर डर की वेव भेज देती है। जब हैना अपने दिमाग में इवेंट्स को रिप्ले करती है तो एक रेवलेशन उस पर स्ट्राइक करता है। धोई के पीछे एक आदमी था जो एक डिस्टिंक्ट लिंप के साथ चल रहा था। उसका भाई वो था जो एक्सप्लोजिव डिवाइस कैरी कर रहा था, जिससे उसे बिलीव होता है कि ये लिंपिंग डैन उनके एडवर्सरीज का एक इन्फॉर्मेंट था। फुटेज रिवील करती है कि जो फिगर उसके भाई को टेल कर रहा था वो कोई और नहीं, गैविन स्मिथ ही था। हुलियो आगे बढ़ता है स्मिथ की हिस्ट्री एज वन ऑफ द एफबीआईज मोस्ट एलीट एजेंट्स और उनकी केओटिक हिस्ट्री पर और लाइट डालता है। वो रिकाउंट करता है कि कैसे रेड माफिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट ने न्यूयॉर्क सिटी को केओस में डाल दिया था। वो ऐड करता है कि स्मिथ ने उसे एलिमिनेट करने की प्लॉट बनाई थी, फिर अचानक एफबीआई के रडार से वैनिश हो गया, जब तक कि वो अब हैना के भाई के साथ नहीं देखा गया। हैना के स्मिथ के मोटिव्स को लेकर परसिस्टेंट क्वेश्चंस सिर्फ हुलियो का स्केप्टिसिज्म अर्न करते हैं। वो अपने पैरानोया का एक्सटेंट रिवील करता है, एक्सप्लेन करता है कि वो दुश्मनों से घिरा हुआ है, यहाँ तक कि डिवाइन ट्रस्ट पर भी डाउट करता है। फिर भी किसी न किसी तरह उसका भाई एक ऐसे एफबीआई एजेंट के साथ एंटेंगल हो गया है जो उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए कमिटेड है। हैना पर हुलियो का ट्रस्ट फ्रजाइल ही रहता है और वो उसे याद दिलाता है कि उसका भाई इस वक्त मोस्ट लाइकली स्मिथ के ही साथ है। हैना रिक्वेस्ट करती है, ये इंसिस्ट करते हुए कि वो फॉर्मर एफबीआई एजेंट उसके भाई को प्रोटेक्ट कर रहा था, जो क्लियरली बहुत खतरे में था। वो टेबल से एक चाकू उठाती है, उसकी डिटर्मिनेशन क्लियर है जब वो इसे हुलियो की नेक के पार स्लैश करती है, बस इतना कि वो अपना पॉइंट बना सके। वो असर्ट करती है कि उसकी तरह वो भी फैमिली को हर चीज़ से ऊपर वैल्यू करती है और अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वो र्यूमर्स को डिसमिस करती है जो उसके भाई की एजेंसी के प्रति लॉयल्टी के बारे में फैल रही हैं। हुलियो उस कट से अनफेज्ड रहते हुए अपना फोकस वापस हैना पर शिफ्ट करता है, उसकी आइडेंटिटी और इंटेंशंस को प्रोब करता है।
वो डिमांड करता है कि उसे पता होना चाहिए कि वो उस पर ट्रस्ट क्यों करे, एक अजनबी, एक एनिग्मेटिक एंटिटी जिसे वो ठीक से डिसाइफर नहीं कर पा रही। रिलक्टेंटली हैना अपनी ट्रू सेल्फ रिवील करने के लिए अग्री करती है, कन्फेस करती है कि उसका नाम हैना ली है, एक मर्सनरी जो वैलेंटाइंस डे नाम की ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय है। वो अपना एलियस वन भी मेंशन करती है, ये पूरी तरह जानते हुए कि हुलियो इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में क्लूलेस हो सकता है। जैसे ही हैना ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, हुलियो का इंट्रीग और डीप हो जाता है। उसकी आंखों में एक डेंजरस स्पार्क नाचने लगती है। वो खुद को और रोक नहीं पाता और उसका हाथ पकड़कर उसे एक पैशनेट किस के लिए करीब खींच लेता है, जो उसे कांपता हुआ छोड़ देता है। अचानक हैना एक बार फिर से नाइफ निकालती है और उसे हुलियो में प्लंज कर देती है। उसकी सरप्राइजिंग रिएक्शन उसके लिए और अंदर पुश करने का एक डेयरिंग चैलेंज होता है। एक चिलिंग ट्विस्ट में वो एडमिट करता है कि वो शायद उसके लिए एक सिंफुल फैसिनेशन डेवलप कर ले। हैना फोर्सफुली उसे अपने आप से दूर धकेलती है, ये बात अबंडेंटली क्लियर करते हुए कि वो यहाँ उसे मारने की किसी इंटेंशन से नहीं आई है। इस सब्सिक्वेंट सीन में हम देखते हैं कि उसे फोर्सफुली हैंडकफ्स लगाए जा रहे हैं। वो एक थकी हुई सांस लेती है और पूछती है कि क्या उसके पास उन्हें हटाने का कोई प्लान है। एक कॉशन के एयर के साथ वो रिटॉर्ट करता है कि उसे कॉन्फिडेंस है कि उसके पास हैंडकफ्स से खुद को फ्री करने की स्किल्स हैं, लेकिन उन्हें पहनकर रखना ही उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है। जबकि डॉक्टर डिलीजेंटली उसे नाइफ वूंड को स्टिच करना कंटिन्यू करता है जो उसने पहले उसे दिया था, हुलियो हैना के पास लीन करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि अगर वो एस्केप करती है तो उसके प्लान्स रिवील करने का कोई पर्पस नहीं रहेगा। वो ये सोचे बिना नहीं रह पाती कि उसकी स्कीम्स क्यों अनरेवल हो रही हैं, कंसिडरिंग कि शुरू में उसने सोचा था कि हुलियो बस एक आम सा मॉबस्टर है। उसने अज्यूम किया था कि इनहेरेंट रिस्क्स को रिकॉग्नाइज करने के बावजूद उसे रिवेंज सीक करना, मैनिपुलेट करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है। हालांकि अब ऐसा लगता है हैना की क्यूरियोसिटी उससे बड़ी गलती करवा देती है। वो गैविन स्मिथ के ठिकाने के बारे में पूछने लगती है और हुलियो जवाब देता है कि अगर वो चाहे तो उसे ट्रैक कर सकता है। वो और आगे पूछती है कि स्मिथ हुलियो को मारना क्यों चाहता है। कैजुअल तरीके से अपनी नेक स्क्रैच करते हुए हुलियो बताता है कि उसने स्मिथ के छोटे भाई को मार दिया था। हालांकि हैना रिएक्ट करना चाहती है, पर वो खुद को याद दिलाती है कि हुलियो को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। वो बस उसे टेस्ट कर रहा है। अपने सवाल जवाब जारी रखते हुए वो पूछती है कि उसे आखिर कब छोड़ा जाएगा, जिस पर हुलियो कहता है कि ये तब होगा जब उसे लगेगा कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। तब तक वो उसकी हॉस्टेज रहेगी और वो उसे प्रिजनर बुलाना ज्यादा पसंद करेगा, एक ऐसी प्रिजनर जिसे वो अपनी मर्जी से खत्म कर सकता है। अपने ख्यालों में खुली हुई वो रियलाइज करती है कि वो इस तरह खाली हाथ नहीं बैठ सकती। उसे उन दो गार्ड्स को ओवरपावर करना होगा जो उस पर नजर रखे हुए हैं। अज्यूम करते हुए कि उनके पास वेपन्स नहीं हैं, वो उन्हें इनकैपेसिटेट करने का सोचती है ताकि वो विंडो से एक डेयरिंग एस्केप कर सके। हालांकि उसके इस प्लान पर तब पानी फिर जाता है जब उसे अपने सिर पर एक गन का ठंडा टच महसूस होता है। पीछे से एक खतरनाक आवाज उसे वार्न करती है कि भागने का ख्याल दिमाग से निकाल दे और उसे अपने रूम में लौटने का कमांड देती है। वो आवाज उससे वादा करती है कि जब तक वो उनके साथ तमीज से पेश आएगी उसे रिस्पेक्ट मिलेगी। एक दूसरे सीन में हुलियो हैना के सामान को छान रहा होता है। उसकी उंगलियां हैना के ड्राइवर्स लाइसेंस पर पड़ती हैं, जिससे उसका नाम पता चलता है। वो कहता है कि उसने उसके बारे में सुना है और वो एक लेजेंडरी एजेंट है। जब पहली बार उसने उसे देखा था तो उसे लगा कि वो मौत का फरिश्ता है जो उसकी जान लेने आई है। जब वो उसके खून से लथपथ चेहरे और आंखों के पागलपन को याद करता है तो वो एक अजीब से लिबरेशन के एहसास को एडमिट करता है। शायद दिल की गहराई में वो चाहता था कि वो ट्रिगर दबा दे। थोड़ी देर बाद रोमानो अपनी रिसर्च की रिपोर्ट देने के लिए ऑफिस में आता है। हुलियो उसे लोगन वैलेंटाइन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। जब इसका रीजन पूछा जाता है तो हुलियो एक्सप्लेन करता है कि हैना ली वैलेंटाइन के लिए काम करती थी। फिर वो रोमानो को बताता है कि उन्हें ऐसे कई लोगों को ढूंढना है और बहुत सारों को रास्ते से हटाना है। इस बीच हैना अभी भी बेडरूम में लॉक्ड है, ये समझने की स्ट्रगल कर रही है कि उसकी इतनी रिक्वेस्ट्स के बावजूद कोई उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आया। एक पूरा दिन बीत चुका है और उसकी बाथरूम यूज करने की टेंशन बढ़ती जा रही है। जब वो अपनी इस परेशानी के बारे में सोच ही रही थी, तभी बेडरूम का दरवाजा खुलता है और हुलियो अंदर आता है। उसके चेहरे पर एक स्मर्क होती है। वो उसकी हालत चेक करता है और डिसाइड करता है कि वो ठीक लग रही है। हैना उसे रियश्योर करती है कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी से उसके कफ्स खोल दें, क्योंकि उसे अर्जेंटली बाथरूम जाना है। हुलियो की नज़रें और गहरी हो जाती हैं और वो उसके करीब आता है। उसके हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं, ये कहते हुए कि वो उसे पागल कर रही है, और फिर वो अपने हाथ उसकी पैंट्स में डाल देता है। कुछ मिनट बाद बाथरूम से बाहर आते हुए हैना हुलियो से अपनी पैंट्स के बारे में पूछती है। उसकी बात क्लियर है कि उसने ही उसके कपड़े उतारे थे और अब उसे वापस पहनने में मदद करनी होगी। पर उसे सरप्राइज करते हुए हुलियो अपनी आईब्रो उठाता है और पूछता है कि क्या उसने अपने हाथ धोए। ये क्लियर है कि हैंडकफ्स में ऐसा करना इम्पॉसिबल है। हालांकि वो इस बात पर अड़ा रहता है कि इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। फिर एक बहुत ही जेंटल टच के साथ वो पीछे से उसके हाथ धोने में उसकी मदद करता है। हैना समझ नहीं पाती कि वो आखिर किन अजीब हालातों में फंस चुकी है। फिर वो पूछता है कि क्या उसके बॉडी के किसी और हिस्से को भी क्लीन करने की जरूरत है। इतने फ्लर्टी टोन में बोले गए इस बोल्ड स्टेटमेंट से हैना घबराकर पीछे हट जाती है और उसे इस ब्लेटेंट हॉनीनेस के लिए वार्न करती है। वो साफ शब्दों में डिक्लेयर करती है कि उसकी मीठी बातें उसे किसी भी इंटीमेट एनकाउंटर के लिए राजी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी लाइफ की बहुत वैल्यू है।
लेकिन हुलियो काउंटर करता है कि ये बात तो उसे कहनी चाहिए, कंसिडरिंग कि उसने एक पैशनेट किस के दौरान उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। डिफेंसिव टोन में हैना उसे याद दिलाती है कि उसने ही पहले उसका गला घोटा था। एविडेंस के तौर पर वो अपनी बॉडी के स्कार्स दिखाती है। बढ़ती हुई टेंशन के बीच वो अचानक खड़ी होती है और रूम से निकल जाती है। एक अचानक और अग्रेसिव मूव में हुलियो आगे बढ़ता है और उसे बेड पर पटक देता है। फिर वो उसे टीज करते हुए कहता है कि अगर वो उसके हिसाब से चलेगी तो उसके लिए एक सरप्राइज है। एक ही पल में वो एक फोन निकालता है जिस पर हैना की नजर पड़ जाती है। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि शायद इसमें उसके भाई का कोई मैसेज हो। फोन लेने की जिद में वो हुलियो के हाथ से उसे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी से उसे वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है और उसे कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखने की एडवाइस देता है। इस चैलेंज को फेस करते हुए हैना फोन वापस पाने की बहुत सी स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचती है और आखिर में हुलियो को किस और कैरेस करने लगती है। वो एक मोमेंट के लिए बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है और फिर उसे कपड़े पहनकर उसके पीछे आने को कहता है। एक कैजुअल टॉस के साथ वो हैंडकफ की चाबी उसकी तरफ उछाल देता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि नीचे मेहमान उनका वेट कर रहे हैं और ये लोग उसकी आज़ादी दिलाने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। हैना हुलियो से डेस्परेटली रिक्वेस्ट करती है कि वो बस एक मोमेंट के लिए उसे फ़ोन देखने दे, क्योंकि वो टेक्स्ट मैसेज को पढ़ने के लिए बेचैन है। जवाब में वो उसे डांटता है कि उसे इस बात की कदर करनी चाहिए कि उसने उसका फ़ोन वापस कर दिया, और टीज करते हुए पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो इसे दोबारा छीन ले। जैसे ही वो साथ में सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, वो उनकी करंट अपीयरेंस पर चिंता जताती है, ये सोचकर कि अगर लोगों ने उन्हें इस हाल में देखा तो वो गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। और जैसा उसने सोचा था, नीचे जाते हुए जब उनका सामना उनके अक्वेंटेंसेस से होता है, तो दोस्त प्लेफुली पूछते हैं कि हैना हुलियो के इतने क्लोज क्यों हैं, स्ट्रिक्टली सिचुएशन को गलत समझते हुए। एक छोटी सी स्माइल के साथ वो मजाक में कहती है कि फिलहाल वो उसकी कैदी है, और हुलियो पलटकर जवाब देता है कि उसे आज़ाद घूमने देना उसके आदमियों के लिए खतरा बन जाएगा। हैना फिर अपना ध्यान लोगन की तरफ घुमाती है, उन तीनों की इस लोकेशन पर मौजूदगी पर सवाल करती है। वो एक्सप्लेन करता है कि मिस्टर पेरेंटी ने उन्हें एक दिन पहले कांटेक्ट किया था और उसकी वेल बीइंग के लिए अपनी चिंता जाहिर की थी। जवाब में हैना बड़ी शान से बताती है कि उसने कितनी जबरदस्त टक्कर दी थी और यहाँ तक कि जूलियो पेरेंटी के शोल्डर में चाकू घोंपने में भी कामयाब रही। जूलियो एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन की जरूरत को समझते हुए बिना वक्त बर्बाद किए कुछ सीधे सवाल पूछना शुरू करता है। वो पूछता है कि क्या हैना ली वही एजेंट है जिसे वन के नाम से जाना जाता था। लोगन कंफर्म करता है कि एक वक्त था जब वो इस एलियस का यूज करती थी, लेकिन जूलियो को अश्योर करता है कि अब उसका एफबीआई से कोई लेना देना नहीं है। पेरेंटी हैना की गार्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैलेंटाइंस डे को सौंपने का डिसाइड करता है और यानसोंग इस काम के लिए वॉलंटियर करता है। हालांकि हैना जोर शोर से इसका विरोध करती है, जूलियो के हाथ से जबरदस्ती ड्रिंक छीनते हुए उसे याद दिलाती है कि ये उसका बिजनेस है और उसे दूसरों को इसमें इन्वॉल्व करने से बचना चाहिए। बिना हिले वो उसके हाथ से एक सिप लेने की कोशिश करता है, पर रिजल्ट में कप फ्लोर पर टूटकर बिखर जाता है। ये इंसिडेंट उसके अपने आदमियों को उसकी गार्डिंग में इन्वॉल्व ना करने के डिसीजन को और पक्का कर देता है, क्योंकि उन जैसे मॉबस्टर्स को भी अपनी जान प्यारी होती है। यानसोंग की तरफ देखते हुए जूलियो उसके नाम के बारे में पूछता है, उसकी हायरिंग कंफर्म करता है और एक चालाक स्मर्क के साथ उसके लिए एक ड्रिंक पोर करता है। फिर वो यानसोंग को वो ड्रिंक अटकते हुए देखता है। अगले सीन में हैना एक अजीब सा सुकून महसूस करती है जब वो आखिरकार उसके हाथों से कफ्स निकाल देते हैं और उसका सामान वापस कर देते हैं। उसे जूलियो की वो वार्निंग याद आती है जिसमें उसने दोबारा हैंडकफ से बचने के लिए अपने गार्ड की बात मानने को कहा था, और उसके अंदर इरिटेशन होने लगती है क्योंकि उसे वो सच में बहुत एग्जैस्परेटिंग लगता है। अपना कंपोजर बनाए रखने की कोशिश में वो उसके दिए हुए फोन को चेक करने का डिसाइड करती है, इस उम्मीद में कि उसके भाई का कोई मैसेज होगा, पर वो हैरान रह जाती है जब उसे अपने भाई के पैरों की एक अजीब सी पिक्चर मिलती है, जिससे वो सोचने लगती है कि क्या उसने गलती से फ्लोर की फोटो खींच ली थी। एक बिल्ली की तरह क्यूरियस होकर वो एक पेपर पर उस इमेज को स्केच करना शुरू करती है। उसे जल्द ही रियलाइज होता है कि फ्लोर का डिजाइन किसी आम डिजाइन जैसा नहीं है। जैसे ही वो उस इमेज के बारे में सोच रही होती है, यानसोंग रूम में आता है और उसके साथ फोन की स्क्रीन झांकने लगता है। वो कैजुअली सजेस्ट करता है कि ये जरूर मून शिपिंग कंपनी होगी। उसकी इस बात से कंफ्यूज्ड होकर वो पूछती है कि उसने अभी क्या कहा और वो सिर्फ एक फ्लोर डिजाइन से कंपनी को कैसे पहचान सकता है। यानसोंग बताता है कि वो फ्लोर को नहीं बल्कि पिक्चर में बने लोगों को देख रहा था। अगर ये फोटो ऑथेंटिक है तो इसका मतलब ये है कि उसका भाई इस वक्त किसी शिप पर फंसा हो सकता है, और जिस कंपनी की बात हो रही है मून शिपिंग, वो मुजिन कॉन्ग नाम के एक आदमी के कंट्रोल में है। यानसोंग धीरे से हैना का चेहरा ऊपर उठाता है, ये ऑब्जर्व करते हुए कि ऐसा लग रहा है जैसे वो एक खतरनाक सिचुएशन से बच निकली हो। हालांकि वो एडमिट करता है कि जब जूलियो पेरेंटी की नज़र उस पर पड़ी थी तो उसे पूरा यकीन नहीं था कि वो बच पाएगी। वो समझाता है कि उसके जैसे लोग माफिया के लिए ट्रिगर्स का काम करते हैं। वो थोड़ी कंफ्यूज लगती है, जिस पर वो उसे आगे कॉन्टेक्स्ट देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जूलियो पेरेंटी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और पहले जीआईएस के साथ जुड़ा हुआ था। फिलहाल वो सिसली में अपने मैंशन से बिजनेस ऑपरेशंस मैनेज करता है, एक्सक्लूसिवली इलीगली मैन्युफैक्चर्ड मेडिकल ड्रग्स की डीलिंग करता है। काले बालों वाली औरतों को लेकर वो काफी सेंसिटिव हो जाता है। ये क्वर्क उसकी माँ और रेड माफिया के खिलाफ उसकी डीप सीटेड दुश्मनी से आई है। इसके अलावा रेड माफिया के बॉस से ब्याही गई एशियन औरत जूलियो की एक्स लवर है।
क्यूरियस होकर हाना पूछती है कि क्या उस एक्स लवर का नाम सेजंग है। यानसोंग कंफर्म करता है कि उसकी शक्ल सेजंग से बहुत मिलती है। इस नाम का जिक्र सुनते ही हाना को कुछ याद आता है। उसे लॉरेंजो की वो स्ट्रिक्ट वार्निंग याद आती है जिसमें उसने कहा था कि जूलियो के सामने कभी ये नाम मत लेना। और माफिया की तरफ से दी गई छिपी हुई धमकियां याद आती हैं। यानसोंग उसे इन्फॉर्म करता है कि जूलियो को मुन शिपिंग की एक लग्जूरियस यॉट पर होने वाली पार्टी में इनवाइट किया गया है और ऐसा लग रहा है कि मुन का सीईओ भी वहां मौजूद होगा। जल्दी में हैना पूल एरिया की तरफ भागती है ताकि जूलियो को ढूंढकर इनविटेशन की ऑथेंटिसिटी के बारे में पूछ सके। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी अपने साथ ले चले, ये बताते हुए कि उसे लगता है कि उसका भाई इस वक्त मुजिन कॉन्ग का पीछा कर रहा है। उसके भाई के इस परस्यूव के पीछे बहुत से मोटिव्स हो सकते हैं, पर उनमें से एक जरूर कॉन्ग का पेरेंटी को इम्पर्सनेट करना होगा। वो जल्दी जल्दी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जूलियो को बताती है, पर उसका जवाब वैसा नहीं होता जैसी उसने उम्मीद की थी। वो उसकी बात टाल देता है और उसे अपने रूम में लौटने की एडवाइस करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसे वो कैजुअली अटेंड कर सके। उसका माइंड चेंज करने के लिए डेस्परेट हैना उसे पकड़ती है और डिक्लेयर करती है कि वो जानती है कि उसको कौन इम्पर्सनेट कर रहा है और उसके लिए कल्प्रिट को पकड़ने का ऑफर देती है। जूलियो इस बात से बिल्कुल अनमूव्ड रहता है और सवाल करता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो उसे नहीं पता। गुस्से में आकर हैना जूलियो को कन्फ्रंट करती है, पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उसे इस इम्पर्सनेटर की आइडेंटिटी पता थी। वो भी बदले में पूछता है कि वो उससे क्यों एक्सपेक्ट करती है कि वो उसे रिपोर्ट करे। अपनी नेटिव कोरियन लैंग्वेज में वो अपना बढ़ता हुआ गुस्सा जाहिर करती है कि उसने ये इन्फॉर्मेशन उससे छुपाकर क्यों रखी। वो जोर से सोचती है कि वो आखिर कब तक उसे धोखा देने का प्लान बना रहा था और क्या ये उसके पिछले धोखे का कोई बदला था जब उसने उस पर चाकू से हमला किया था। इटालियन में जवाब देते हुए जूलियो सजेस्ट करता है कि उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए। हालांकि वो कोरियन में ही बोलना जारी रखती है। उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए उसे कहती है कि वो भी इटालियन बोलना बंद करे। जवाब में जूलियो उसे कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही एजिटेटेड लग रही है, पर हैना उसे पकड़ लेती है और वार्न करती है कि अगर लार्सन ने किसी भी तरह उसके भाई को नुकसान पहुंचाया तो वो इटालियन माफिया से शुरू करके सबसे बदला लेगी। वो अपने भाई के इस मैस में फंसने का ब्लेम जूलियो पेरेंटी पर डालती है। फ्रस्ट्रेशन में वो उसे धक्का देकर वापस पूल में गिरा देती है और उसे अपनी नजरों से दूर हो जाने को कहती है। हालांकि जूलियो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे दोनों एक साथ पूल में गिर जाते हैं। पानी के अंदर वो उसे सहलाते और किस करता है। वो सोचती है कि वो आखिर इस तरह क्यों एक्ट कर रहा है और क्या वो अपनी पिछली रिलेशनशिप का फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा है। अचानक जूलियो नोटिस करता है कि उसके हाथ ढीले पड़ रहे हैं और पानी में रिपल्स फैल रही हैं। वो जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालता है और वो अपनी आंखें खोलती है। वो उससे पूछती है कि वो इतना अपसेट क्यों लग रहा है और वो जवाब देता है कि उसने लिमिट क्रॉस कर दी थी। वो उसे हॉस्पिटल में चेकअप करवाने की एडवाइस देती है क्योंकि लग रहा था जैसे वो उसे कोई और समझने की गलती कर रहा हो। तभी यानसोंग सीन में आता है, उसका नाम पुकारता है और उस तक पहुंचने के लिए घुटनों पर बैठ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो कपड़े बदलने का बोलकर अचानक वहां से भाग आई थी। जब वो पूछती है कि क्या वो उसे ढूंढ रहा था तो वो एडमिट करता है कि उसने उसे मिस किया। जूलियो अचानक अपना हाथ उसके चारों ओर लपेट लेता है और पूछता है कि क्या वो सच में पार्टी अटेंड करना चाहती है। अगर हाँ तो वो सजेस्ट करता है कि वो उसकी डेट बनकर चले, जिससे उसे वो सब करने की आज़ादी मिल जाएगी जो वो करना चाहती है। वो उसे दिलासा देता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो उसकी औरत से पंगा लेने की बेवकूफ़ी करेंगे। एक्साइटेड होकर हैना पूछती है कि क्या इसका मतलब वो पार्टी में उसके साथ चलेगा और वो इस बात को कंफर्म करता है। वो ये भी मेंशन करता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही और उसकी असिस्टेंस मांगता है क्योंकि वो उस पर एक एहसान कर रहा है। सरप्राइज्ड होकर हैना पूछती है कि क्या जूलियो सच में बीमार फील कर रहा है। उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है कि उस जैसा इंसान भी कभी बीमार पड़ सकता है। इस बीच जो कुछ चल रहा है उसे नोटिस करके यानसोंग उठता है और वहां से चला जाता है। जूलियो उसे बताता है कि वो कल निकल रहे हैं, इसलिए उसे रेडी रहना चाहिए। वो उनकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है और वो रिप्लाई करता है कि अगर उसे ठीक से याद है तो वो पार्टी अटेंड करना चाहती थी। वो उम्मीद करता है कि वो इस हाल में वहां जाने का प्लान तो नहीं बना रही। अगले सीन में हम जूलियो को पार्टी की एंटिसिपेशन में हैना को शॉपिंग पर ले जाते हुए देखते हैं। वो एक स्पेसिफिक स्कर्ट और टॉप पॉइंट आउट करती है कि वो ये लेगी। हालांकि कपड़े सेलेक्ट करना आसान काम है, उसे बस कुछ ऐसा चाहिए जो उसके वेपन्स को छुपा सके और वक्त आने पर इजीली एक्सेस करने में मदद करे। जूलियो उसके पीछे आकर विस्पर करता है कि उसके लिए पार्टी में नंगे जाना ज्यादा बेहतर होगा। वो पलटकर जवाब देती है कि उसे शायद पता होगा कि उसकी बॉडी काफी कमाल की है, इसलिए वो किसी भी चीज में अमेजिंग लगेगी। वो एक पेयर ऑफ हील्स भी उठाती है और जूलियो से जल्दी वहां से चलने को कहता है। हालांकि वो बार बार इंसिस्ट करती है कि उसकी शॉपिंग अभी पूरी नहीं हुई। वो उसे यहाँ तक बताती है कि वो कुछ भी पहन ले वो ऑटोमेटिकली लग्जूरियस ही लगेगा। फिर वो जूलियो से पूछती है कि क्या वो कॉफी पीना चाहेगा, जिस पर वो मान जाता है, पर शर्त यह है कि वो कॉफी शॉप के अंदर एस्प्रेसो पिएंगे। वहां वो उससे कहता है कि वो जानता है कि ये सब हंसी मजाक लग रहा है, पर उसे साफ साफ बताना चाहिए कि वो उससे चाहती क्या है। हैना नोटिस करती है कि वो इस वक्त उस पर थोड़ा नरम पड़ रहा है, इसलिए उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। वो उसका ध्यान इस बात पर दिलाता है जो उसने थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व की थी कि वो उससे डरती हुई नहीं लगती। मैं तुमसे क्यों डरूंगी, वो पूछती है और साथ ही ये भी पूछती है कि क्या उसे पता नहीं है कि ऑर्फेनेज क्या होता है। उसका ये स्टेटमेंट सुनकर वो पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स गुजर गए थे जब वो छोटी थी। फिर वो रिवील करती है कि उसके पास तो शुरू से ही पेरेंट्स नहीं थे।
क्योंकि वो और उसका भाई एक मोटेल में पैदा हुए थे। उसे लगता है कि जिस औरत ने उन्हें जन्म दिया, उसमें उन्हें मारने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें वहीं छोड़कर भाग गई। तब से उसकी लाइफ की सबसे अनमोल चीज़ हमेशा उसका जुड़वा भाई ही रहा है। जूलियो कमेंट करता है कि उसके अपने भाई बहनों से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे का गला काटने का मौका ढूंढते रहते हैं। अचानक वो उठ खड़ा होता है और बताता है कि सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें उसके कपड़े, जूते, एक्सेसरीज और वो सारी चीज़ें शामिल हैं जिनकी उसे ज़रूरत पड़ेगी। वो ऐड करता है कि विला में सब कुछ उसका इंतज़ार कर रहा है। कंफ्यूज होकर वो उससे पूछती है कि तो वो पूरे वक्त क्या कर रहे थे, और वो जवाब देता है कि उसने कभी नहीं कहा था कि वो शॉपिंग करने जा रहे हैं। उसने तो बस इतना पूछा था कि क्या वो पार्टी में ऐसे बदहाल दिखने के हालात में जाना चाहती है। वो चिढ़ते हुए पूछती है कि तो फिर वो इतनी देर से चुपचाप उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहा था। वो कहता है कि अम्यूजिंग था और साथ ही उसे थोड़ी ताज़ी हवा खानी थी। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा भी लग रहा था जैसे वो मज़े कर रही हो, और फिर वो स्मग करता है। अगले सीन में हम यानसोंग को एक फ़ोन कॉल पर देखते हैं जहां कॉलर उसकी करंट सिचुएशन के बारे में क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस कर रहा है। जब वो कॉलर से बात कर रहा होता है तो वो चुपके से हैना का बैग छानता है। साथ ही वो बताता है कि उसने जो ऑपरेशन शुरू किया था वो उसकी शुरुआती एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंडेवर बन चुका है। इसके अलावा वो कॉलर से एक कॉलीग की रेकलेसनेस के बारे में डिस्कस करता है, स्पेसिफिकली जूलियो पैरेंटी के नाम का इस तरह डेयरिंग यूज करने की बात को मेंशन करते हुए। यानसोंग कॉलर को जल्द ही वापस कॉल करने का श्योर करता है क्योंकि उसे और इन्वेस्टिगेशंस करनी है। इस बीच उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, क्या हैना वो फ्लिप फोन अपने साथ ले गई? ऐसा लग रहा था कि वो उस फोन का यूज अपने भाई की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कर रही थी। जैसे ही वो इस बारे में सोच ही रहा होता है, हैना रूम में एंटर करती है। उसकी सवालिया नजरें उस पर पड़ती हैं। वो अपना शक जाहिर करती है कि क्या उसने सच में अकेले यहाँ उसका वेट किया या फिर उसके दिमाग में कोई गलत ख्याल चल रहा है। जवाब में वो प्यार से उसके बालों को सहलाता है और उसको दिलासा देता है कि वो बस पेशेंटली उसका इंतजार कर रहा था और कुछ नहीं। क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है और वो उसके जूलियो के साथ रीसेंट एनकाउंटर के बारे में पूछता है, ये जानने की कोशिश करते हुए कि उस माफिया बॉस में उसका कितना इंटरेस्ट है। उसके सवाल से हैरान होकर हैना पूछती है कि क्या जूलियो उसका असली टारगेट है और क्या यही वजह है कि उसने उसका बॉडीगार्ड बनने का वॉलंटियर किया था। वो इस बात को डाउन प्ले करने की कोशिश करता है और उसकी भलाई के लिए अपनी चिंता जाहिर करता है। उसके बिना सोचे समझे किसी भी सिचुएशन में रश करने की आदत को हाईलाइट करते हुए वो उसे अपने रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में याद दिलाता है और एक अलायंस का ऑफर देता है। वो उसे अर्ज करता है कि उन अनसेवरी मॉबस्टर्स के साथ मिलने के बजाय उसे एक फेलो मर्सनरी के साथ काम करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि हैना इस नोशन को चैलेंज करती है, ये पूछते हुए कि क्या मर्सनरीज माफिया से किसी भी तरह बेहतर है जब वो भी वायलेंस, चोरी और धोखे का सहारा लेते हैं। यानसोंग उसको काउंटर करते हुए असर्ट करता है कि कम से कम मर्सनरीज लोगों को सिर्फ ट्रॉफीज की तरह तो ट्रीट नहीं करते। वो जूलियो को एक एमेच्योर और नकली बताता है और प्रिडिक्ट करता है कि जैसे ही उसके हाथ में कंट्रोल आएगा वो बिना सोचे उसे निकाल फेंकेगा। हैना अपने भाई को उसी की एजेंसी से मिले धोखे की भयानक रियलिटी और रेस्क्यू एफर्ट्स की कमी के बारे में शेयर करती है, जो उसकी इस प्रिडिकमेंट का कारण है। वो पूछती है कि आखिर वो मदद के लिए किसके पास जाए, और थोड़े शक के साथ बताती है कि यानसोंग की एक्सटेंसिव नॉलेज उसे परेशान करती है। उसकी नॉलेज को और टेस्ट करने के लिए वो पूछती है कि क्या वो मूजिन कॉन्ग को पहचान सकता है, जिस पर वो क्रिप्टिकली जवाब देते हुए कहता है कि वो पहचान सकता है पर बदले में कुछ मांगेगा। डिटर्मिनेशन के साथ हैना उसके कंधे पकड़ती है और बदले में उसकी जान एक बार बचाने का ऑफर देती है। वो उसे स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि उसकी चीज़ों में बिना परमिशन ताक झाक ना करे और फिर उस पर अपने भरोसे की कमी को अंडरस्कोर करती है। बाद में हम जूलियो और हैना को एक टेंस डिनर करते हुए देखते हैं जहां एक बहुत अनकंफर्टेबल सी खामोशी होती है। हैना एक डेयरिंग सवाल पूछकर इस खामोशी को तोड़ती है और पूछती है कि क्या उसने खाने में जहर मिलाया है। जूलियो बिल्कुल अनबॉदर्ड होकर उसे चैलेंज करता है कि टेस्ट करके पता लगा लो। यानसोंग इस मौके का फायदा उठाकर जूलियो पर उनके जमा होने का रीजन बताने के लिए जोर डालता है, ये सेंस करते हुए कि उनके यहाँ होने का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। आखिरकार जूलियो डिस्क्लोज करता है कि वो लोग जल्द ही अपनी करंट एक्टिविटीज रैप अप कर लेंगे और उनकी अगली डेस्टिनेशन मकाओ की तरफ इशारा करता है। ये सुनते ही हैना उछलती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। वो जूलियो पैरेंटी से पूछती है कि क्या वो भूल गया है कि वो कैम्बोडिया क्यों आई थी। वो उसे शांत करता है और आगे एक्सप्लेन करता है कि एक क्रूज शिप कैम्बोडिया से निकल चुका है और मकाओ की तरफ जा रहा है, जहां वो पार्टी होनी है जिसमें उसे इनवाइट किया गया था। हैना एक आह भरती है और कहती है कि उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो देश छोड़कर चला गया होगा। वहीं दूसरी तरफ जूलियो शेयर करता है कि वहां सब निपटाने के बाद वो इटली लौटने का प्लान कर रहा है और वो दोबारा वापस नहीं आएगा, इसीलिए शायद ये उनका आखिरी डिनर हो। फिर वो अपना ग्लास उठाता है और एक टोस्ट करता है। अगले सीन में एक कार तेजी से स्क्रीच करती हुई एक डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती है। हैना कार से बाहर निकलती है और एक बिल्डिंग की तरफ चल देती है। यानसोंग उससे पूछता है कि क्या वो अकेले ठीक रहेगी या उसे उसके साथ चलना चाहिए। वो जवाब देती है कि वो फाइन रहेगी क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक नजर डालते हुए वो आगे कहती है कि अगर वो 10 मिनट के अंदर वापस नहीं आई तो शायद उसे आकर उसे रोकना चाहिए, और यही बात लॉरेंजो पर भी अप्लाई होती है। कैम्बोडिया छोड़ने से पहले हैना अब तक जो कुछ भी हुआ है उस पर गौर करना चाहती है।
ये फैक्ट कि उसका भाई दोई खुद को इतनी पूरी तरह से छिपाने में कामयाब रहा है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा था। इनफैक्ट हो सकता है उन्होंने किसी अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम अप किया हो, कुछ ऐसा जिसमें जूलियो पेरेंटी और मुजिन कॉन्ग इन्वॉल्व हो। एक आखिरी चीज उसे चेक करनी है और यही वजह है कि वो अब यहाँ है, ताई जुन के घर। वो चुपके से उसके पास पहुंचती है जब उसने बस एक कॉल ही खत्म किया था। चौंक कर वो उससे पूछती है कि वो कितनी देर से वहां खड़ी है, और बदले में वो उससे पूछती है कि क्या वो भागने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत अपनी गन के लिए हाथ बढ़ाता है, पर उसे नहीं पता कि हैना के पास वो पहले से ही मौजूद है। वो उससे पूछती है कि वो इतना क्यों घबरा रहा है और ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसने कोई गलती की हो, जबकि गिल्टी तो उसे फील करना चाहिए। वो कहती है कि उसने कुछ साल पहले उसकी पीठ में चूरा घोंपा था, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि वो उसके पिछले एक्शंस के लिए उसे ब्लेम नहीं कर सकता। वो कहता है कि उसे लगा कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और उसे गन नीचे रखने का सजेस्ट करता है ताकि वो लोग आराम से बात कर सकें। वो उससे पूछती है कि वो और कब तक उससे झूठ बोलने वाला है। बताती है कि उसका भाई जूलियो पेरेंटी से कभी कोई लेना देना नहीं था और उसने मॉबस्टर्स के उसे मारने के बारे में जो भी कहा था वो सब बकवास था। वो उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि उसे ये कैसे पता। वो कहती है कि उसे पता है असली इम्पोस्टर कौन है, मुजिन कॉन्ग, मुजिन शिपिंग कंपनी का सीईओ। वो उसे बताती है कि ये उसका आखिरी चांस है, इसलिए उसे जवाब देने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। हैना फिर उसके पास आकर उसके सिर पर गन टान देती है और स्टेट करती है कि वही है जिसने दोई को धोखा दिया था। अपनी नेक स्क्रैच करते हुए वो अभी भी यही जिद करता है कि दोई ने उन्हें धोखा दिया था, और वो हैना से पूछता है कि वो बार बार ये क्यों कह रही है कि उसने उसके भाई को धोखा दिया। वो जवाब देती है कि झूठ बोलते वक्त उसकी नेक स्क्रैच करने की आदत अभी भी नहीं गई। फिर वो कहती है कि अगर उसने यही डिसाइड किया है तो उसे जल्द ही भागना चाहिए, क्योंकि अगली बार जब वो गोली चलाएगी तो जान से मारने के लिए चलाएगी। दूसरे शब्दों में, उसे अपने आप को दोबारा उसके हाथों में नहीं आने देना चाहिए। इस बीच पड़ोसी जिन्होंने ताइजुन के अपार्टमेंट से गोली चलने की आवाज़ सुनी थी, ये कंफर्म करने के लिए वहां घुस आते हैं कि क्या हो रहा है। वो लोग हैना को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि वो ताइजुन को वहां से भागते हुए देखती है। लॉरेंजो और यानसोंग जो अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, इस चिंता और सोच में है कि क्या उसने अभी किसी को जान से मार दिया। लॉरेंजो और यानसोंग तुरंत अंदर भागकर ये पता करने आते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वहां उन्हें दिखता है कि वो फ्लोर पर बैठी है और उसने उन आदमियों की जान ले ली है। वो उनसे कहती है कि उन्हें आने में देर हो गई है। इस बीच जूलियो एक फोन कॉल पर होता है। कॉलर उसे बताता है कि उसने मुजिन कॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, पर स्ट्रेंजली उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जूलियो को जो पिक्चर मिली है उससे ऐसा लगता है जैसे कंपनी ग्रेनी फोटोज को भी छुपाकर रखने पर उतारू है। ऐसा भी लगता है कि मुजिन कुछ साल पहले तक तो लाइन ऑफ सक्सेशन में भी नहीं था। वो पिक्चर में तभी आया जब उसके हाफ ब्रदर मॉक कॉन्ग ने स्टेप डाउन किया। कॉलर उसे बताता है कि उसने नोटिस किया है कि जूलियो को एक अनयूजुअल एक्सेसरी मिल गई है, जो कि वैलेंटाइंस डे की मर्सनरी हैना ली निकली। कॉलर जूलियो को सावधान रहने की वार्निंग देता है, कंसिडरिंग कि हैना ने हमारे दोस्त सिरिल को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया था और कार्लोस का तो गला लगभग काट ही दिया था। माफिया बॉस अपने दोस्त को तसल्ली देता है कि वो और हैना अब एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं। जैसे ही कॉलर इस डिस्कशन को एस्केलेट करने लगता है, जूलियो कॉल एंड कर देता है। तभी लॉरेंजो हैना को घर वापस लाता है, चिल्लाते हुए किसी डॉक्टर को बुलाने की मांग करता है। हालांकि वो कहती है कि ये बस एक मामूली सा ग्रेज है। खुद में सोचते हुए वो कहती है कि उसे अपने सस्पिशंस थे, पर वो बिना खुद से चीजें कंफर्म किए कैम्बोडिया छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि ताइजुन ने सच में उसके भाई को धोखा दिया था, और वो उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट देने का प्लान कर रही थी जब तक कि वो भाग नहीं गया। थोड़ी देर बाद जूलियो एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है, अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए। वो उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि उसे 1 घंटा चाहिए क्योंकि उसे कहीं जाना था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या खून से सनकर वापस आना भी प्लान का पार्ट था। वो उसे देने के लिए एक एंटीबायोटिक निकालता है और उसे बताता है कि उसके बाद वो उसे लोकल एनेस्थेटिक देगा। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो दूसरे लोगों के ट्रेसेस अपनी बॉडी पर लेकर घूमे। वो ऐड करता है कि वो और भी ज्यादा अपसेट होगा अगर वो मरे हुए आदमियों के ट्रेसेस में लथपथ वापस आएगी। हैना उसे थोड़ा इंटाइस करने के बारे में सोचती है। उसके लगे हुए कट्स कवर करने के बाद वो उठता है और एक फ्लर्टी मूव में अपनी उंगली उसके मुंह में डालकर कहता है कि वो मकाओ में उसका भाई ढूंढने में उसकी मदद करेगा, और जैसे ही वो मिल जाए वो सीधे कोरिया वापस चली जाए। खुद में सोचते हुए वो कहती है कि अब जबकि उसे पक्का पता चल गया है कि ताइजुन ने उसे धोखा दिया है, तो उसके पास एक ही टूल बचा है, पेरेंटी। वो आदमी जो उसे हमेशा हर्ट करता है, पर उसे चोट लगते हुए देखना उसे पसंद नहीं। तभी कुर्सी से चरमराने की आवाज आती है, और जैसे ही वो गिरने वाली होती है वो सपोर्ट के लिए अपने हाथ उसके इर्द गिर्द लपेट लेती है। ये जेस्चर एक रादर पैशनेट किस में बदल जाता है। इस मोमेंट की इंटेंसिटी में वो उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है और वो अपना किस कंटिन्यू करते हैं। इस दौरान उसके दिमाग में ख्याल चल रहे होते हैं कि वो फ्यूचर में उसे कैसे यूटिलाइज करने वाली है। वो सोचती है कि अब वो उसका और भी ज्यादा फायदा उठाएगी, बस सवाल ये है कि क्या वो एक लाइफलाइन है या फिर एक टूटी हुई रस्सी जो उसे तबाही की तरफ ले जाएगी। वापस टाई जून के अपार्टमेंट में
हम उसे जल्दी में अपनी डेस्क की तरफ भागते हुए देखते हैं। वो हेस्टिली अपनी सारी चीजों को उठाकर एक बैग में ठूंस रहा होता है क्योंकि वो डेस्परेशन में वहां से स्विफ्ट एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि आखिर कोई उसके सीमिंगली टॉप नॉच सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करके अंदर कैसे आ सकता है। वो सवाल करता है कि इस इंट्रूडर ने बिना कोई अलार्म ट्रिगर किए अंदर घुसने में कामयाबी कैसे हासिल की। उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज पड़ती है जिसे वो तेजी से छिपाई हुई एक गन की तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो मिस्टीरियस पर्सन पास आता है, वो स्टर्नली टाइजुन को भागने के किसी भी ख्याल के खिलाफ वार्न करता है। वो उसे कॉशन देता है कि इससे उसकी सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। टाइजुन धीरे से घूमता है, उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो उस फिगर को पहचान लेता है। ये जूलियो पेरेंटी है। जूलियो बड़ी चतुराई से अपनी पॉकेट से एक गन निकालता है और उसे सीधे टाइजुन पर तान देता है। वो असर्ट करता है कि उसने रूमर्स सुनी है कि टाइजुन उसे इंपर्सोनेट कर रहा है। टाइजुन चौंक जाता है और इन इल्जामों को डिनाई करने की कोशिश करता है, पर जूलियो इंसिस्ट करता है कि सारे एविडेंस उसी की तरफ इशारा करते हैं। अपने मत्थे पर पसीने की बूंदों के साथ टाइजुन क्लेम करता है कि वो असली कल्प्रिट को जानता है और उसे एक्सप्लेन करने की इजाजत मांगता है। हालांकि जूलियो अब्रप्टली उसे टोक देता है और अपने फाउल मूड का हवाला देते हुए टाइजुन के पैर की तरफ एक वार्निंग शॉट फायर कर देता है। इस बीच वापस विला में हैना की आंख खुलती है और वो यानसोंग को अपने बेड के पास बैठे देखती है। बिना बताए अचानक घुसाने की उसकी इस आदत पर वो उस पर चिल्लाती है। जवाब में यानसोंग अपनी मौजूदगी को जस्टिफाई करता है और अपनी चिंता जाहिर करता है कि एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद उसे डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। उसके चेहरे पर एक जेंटल स्माइल आती है जब वो उसे अपने बॉडीगार्ड वाले रोल के बारे में याद दिलाता है और उसकी सेफ्टी के प्रति अपनी कमिटमेंट पर जोर देता है। जैसे ही वो केयरफुली उसकी चोट को असेस करता है, वो पूछता है कि क्या यहीं पे चोट लगी थी। हैना उसे रीएश्योर करती है कि पेरेंटी ने पहले ही उसकी मेडिकल जरूरत का ख्याल रख लिया है और उसकी प्रोफिशिएंसी की तारीफ करती है। यानसोंग अग्री करता है और पेरेंटी की कॉम्पिटेंस की दाद देता है कि उन्हें किसी डॉक्टर की असिस्टेंस की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि उनका ये मोमेंट ब्रेक हो जाता है जब हैना प्यास लगने की बात करती है, जिससे एक छोटी सी ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। वो एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ लिंगरिंग ग्लांसेस एक्सचेंज करते हैं। फिर वो यानसोंग हश टोन में पूछता है कि क्या माफिया बॉस के दिल में उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वो एक तीखे क्या बकवास है के साथ जवाब देती है। चौंक कर यानसोंग उसे थोड़ा पानी देता है और लोगन का एक मैसेज सुनाता है जिसने उसके सोते वक्त कॉल किया था। लोगन उसे इन्फॉर्म करता है कि वैलेंटाइंस डे इस अपकमिंग पार्टी के लिए मुजिन कॉन्ग को एक बॉडीगार्ड प्रोवाइड करेगा, जिससे उसे लोगन का पहले किया गया वो खुलासा याद आ जाता है कि मुजिन कॉन्ग ही वो रीजन था जिसकी वजह से वो इस एरिया में आया था। यानसोंग आगे एक्सप्लेन करता है कि उसे बस इवेंट में ऑस्लो नाम के एक आदमी को ढूंढना है और मुजिन कॉन्ग उसके ठीक बगल में खड़ा होगा। फिर सीन मकाओ कट होता है जहां हम जूलियो और हैना को पार्टी की तैयारी करते हुए देखते हैं। हैना आईने के सामने बैठी है और जूलियो अंदर आता है। वो पीछे से उसके कंधों पर प्यारे से किस करने लगता है। वो थोड़ा फ्राउन करते हुए उसे लिमिट क्रॉस करने के लिए अक्यूज करती है। इनोसेंटली वो पूछता है कि मैंने क्या किया और फिर पूछता है कि क्या वो रेडी है। हैना पूछती है कि वो रेडी क्यों होगी और क्या वो लोग सच में एक ही रूम शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं लगता। उसका मतलब था कि उनके बीच जो टेंशन है उसे देखते हुए ये डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया नहीं है। वो जवाब देता है कि वो एक ही रूम शेयर करने वाले हैं क्योंकि वो उसकी पार्टनर होने का नाटक कर रही है और लोगों की नजरें उन पर होंगी। वो उसका हाथ अपने कंधे से हटाती है और उसे अपनी ड्रेस की जिप लगाने को कहती है। जब वो ड्रेस जिप कर रहा होता है तो वो उसकी पीठ को किस करता है। वो तुरंत उसे टोकते हुए कहती है कि उनके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना है। फिर वो कहता है कि वो वहां जाने का कोई खास शौक नहीं रखता, लेकिन अगर जाना ही है तो वो चाहता है कि वो कम से कम टर्न्ड ऑन फील करे ताकि सबकी नजरें सिर्फ उसी पर ड्रॉन रहें। हैरान होकर हैना पूछती है कि क्या उसका मतलब ये है कि मुजिन कॉन्ग खुद उसे ढूंढने आएगा। वो एक स्माइल के साथ अफर्म करता है। फिर जूलियो आगे बढ़कर उसे किस करता है और वो अपने ख्यालों में खोई होती है। वो सोचती है कि ये उसका कोई वहम नहीं है। उस रात के बाद से वो उसके साथ काफी फिजिकल हो गया है, जैसे अब उसे आजमाने की जरूरत नहीं रह गई है। सोचते हुए कि क्या उसे उसके साथ खेलना चाहिए, वो कहती है कि इस वक्त ये वर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं होगा। इसके अलावा अगर वो इस तरह एक्साइटेड होता रहा तो हो सकता है इवेंचुअली अपना गार्ड डाउन कर बैठे। अचानक उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और हालांकि हैना थोड़ा सरप्राइज लगती है, पर जूलियो उसे अश्योर करता है कि उसका इक्विपमेंट आ गया होगा। वो दरवाजे से एक बॉक्स लेता है और उसे खोलने को कहता है। इसे खोलने पर वो कंफर्म करती है कि इक्विपमेंट वाकई टॉप नॉच है। बॉक्स में एक ब्रेसलेट है जिसमें सेडेटिव्स भरे हैं, एक नेकलेस जिसमें एक छोटा सा बॉम्ब छिपा है और यहाँ तक कि लोगों पर हमला करने के लिए हेयर पिन्स भी हैं। वो जल्दी से उन्हें ट्राई करती है और उसकी ओपिनियन मांगती है, जिस पर वो उसकी तारीफ करता है। वो आगे उससे उस क्रूज शिप के बारे में पूछती है जिस पर उन्हें आज जाना था। वो कहती है कि ऐसा लगता है जैसे ये शिप थोड़ी देर पहले ही डॉक हुआ था। तब जूलियो रिवील करता है कि ये बस डिस्प्ले के लिए एक नकली शिप है और आज रात वहाँ एक प्री पार्टी होगी। वो एक जेंटलमैन की तरह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे उठने में मदद करता है क्योंकि अब उनके निकलने का वक्त हो गया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, हर जगह लोगों और फायरवर्क्स को देखकर हैना को ये पार्टी बहुत बड़ी लगती है। आखिरकार वो उसी जगह पर है जहां उसका भाई है। इनफैक्ट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जहां उसका भाई उसका इंतजार कर रहा है। वो कहती है कि अगर वो आज इस बोट पर नहीं मिला तो कल उस क्रूज शिप पर तो जरूर होना चाहिए।
जब वो अंदर जा रहे होते हैं, वो कहती है कि ये पार्टी उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बड़ी है और सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकी हैं, इसलिए वो एक स्ट्रेट फेस नहीं रख पा रही। जूलियो उससे कहता है कि वो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब वो अराउज्ड होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। वो इस बात से डिनाई करने की कोशिश करती है। फिर वो उससे पूछता है कि तो फिर उसके कान और गाल ऐसे डिलेक्टेबली फ्लश्ड क्यों लग रहे हैं। जब वो इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी किसी ने जूलियो का नाम पुकार कर कहा कि काफी अरसा हो गया। हैना उस औरत को पहचान लेती है जो उनके सामने खड़ी थी। वो और कोई नहीं बल्कि सी जैंग थी, इन्फेमस रेड माफिया मॉबस्टर की पत्नी और जूलियो पेरेंटी की फॉर्मल लवर। इस खुलासे से उसे समझ आ जाता है कि उस औरत के बगल में खड़ा आदमी यूरी पेट्रोव होना चाहिए, रेड माफिया का एक हाई रैंकिंग मेंबर और पेट्रोव कॉरपोरेशन का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सी जैंग हैना के साथ हंसी खुशी मिलती है और यहाँ तक कि प्यार से उसे वन बुलाती है। हैना ये सोचे बिना नहीं रह पाती कि आखिर ये औरत उसे कैसे जानती है। उसकी सस्पिशंस तब और इंटेंसिफाई हो जाती हैं जब जूलियो, जो कि उस शाम उसकी डेट है, करीब आता है और वो उसके कान में विस्पर करते हुए उम्मीद जताती है कि कहीं जूलियो के मोटिव उसकी एक्स लवर को अपीज करने की डिजायर से तो नहीं जुड़े हैं। जवाब में वो रिटॉर्ट करता है कि क्या उसे ऐसा लगता है। इस टेंस रीयूनियन के बीच हैना की तेज नजरें सिरिल कुज़मिन पर पड़ती हैं, एक ऐसी फिगर जिससे उसे मिलने की उम्मीद इस अनलाइकली सेटिंग में नहीं थी। उसे याद आता है कि कुछ साल पहले जब उसने उसे अस्पताल पहुंचाया था, तब से वो उससे नहीं मिली थी और उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी कि वो पेट्रोव के राइट हैंड मैन के रूप में काम करता है। सी जैंग, जो हमेशा की तरह ऑब्जर्वेंट है, पूछती है कि क्या हैना कोरियन डिसेंट की है और उसकी अपीयरेंस पर कॉम्प्लीमेंट करती है। जूलियो और पेट्रोव को कोई प्राइवेट डिस्कशन की जरूरत होती है, इसलिए वो इन लेडीज से पोलाइटली एक्सक्यूज मांगते हैं। हालांकि वो हैना को इंस्ट्रक्ट करके जाता है कि जब तक वो वापस नहीं आता वो वहीं रहे। वो ना चाहते हुए भी ये रिक्वेस्ट मान लेती है। बदले में पेट्रोव उनकी एब्सेंस में सिरिल को सी जैंग को गार्ड करने की ड्यूटी असाइन कर देता है। अब अकेले में हैना अपना ध्यान यानसोंग की तरफ घुमाती है, जो शिप को स्वीप करने में असिस्ट कर रहा था। वो उसकी वेयर अबाउट्स क्वेरी करती है और वो अपनी इन्वॉल्वमेंट सिक्योरिटी स्वीप में एक्सप्लेन करता है। अचानक सी जैंग थोड़ा करीब आकर एक स्टर्न गेज से हैना को देखती है। वो सजेस्ट करती है कि उन्हें अंदर चलना चाहिए, जहां एयर कंडीशनिंग उन्हें गर्मी से रेस्पिट देगी। वो आउटडोर्स रहने के इनहेरेंट डेंजर्स के बारे में भी रिमार्क करती है कि टावरिंग बिल्डिंग्स किसी भी पोटेंशियल स्नाइपर्स के लिए अच्छा कवर हो सकती हैं, और इशारा करती है कि पार्टी ऑर्गेनाइजर्स ने इस तरह की थ्रेट्स को दिमाग में रखा होगा। हैना का डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, पर सी जैंग उसे रीअश्योर करती है कि मुजिन कोंग आज रात नहीं आएगा। इस रेवलेशन से हैरान होकर हैना और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, पर सी जैंग उसे कॉशन करती है कि वो किसी की भी क्लेम्स पर ट्रस्ट ना करे। सी जैंग आगे एक सरप्राइजिंग डिटेल रिवील करती है कि हैना की कलाई पर सजा वो ब्रेसलेट उसी ने बनाया है। वो डिस्क्लोज करती है कि इसमें सेडेटिव्स तो हैं ही, लेकिन इसके अंदर एक कंसील कैप्सूल भी है जिसमें स्टिमुलेंट और एंटीडोट भरे हैं, जो ब्लू डायमंड को 90 डिग्री घुमाकर एक्टिवेट किया जा सकता है। सी जैंग ये राज शेयर करते हुए कन्फाइड करती है कि उसने ये सीक्रेट कभी जूलियो को नहीं बताया, लेकिन वो हैना पर इंटरेस्ट कर रही है क्योंकि उसे वो पसंद आई थी। हैना सी जैंग के इस मिस्टीरियस बिहेवियर से चार्म्ड फील करती है और पॉन्डर करती है कि क्या इसी करिश्मा ने जूलियो के इन्फैचुएशन में रोल प्ले किया था। इंट्रीग्ड होकर हैना सी जैंग से उसकी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की मोटिवेशन के बारे में पूछती है। सी जैंग का जवाब उनके एक शेयर्ड पास्ट की तरफ हिंट करता है, क्योंकि उसे हैना में अपना फॉर्मर सेल्फ नजर आता है। वो हैना से अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करने को अर्ज करती है और असर्ट करती है कि जो मुजिन कोंग आज रात अपीयर होगा वो लाइकली एक इम्पोस्टर होगा। हैना, जिसकी क्यूरियोसिटी पीक पर थी, असली मुजिन कोंग के ठिकाने के बारे में क्वेश्चन करती है, जिस पर सी जैंग सजेस्ट करती है कि वो शायद अंधेरे में छिपकर सब ऑब्जर्व कर रहा होगा और पॉसिबली किसी स्टैंड इन को बेचकर अपनी ही डिमाइस ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होगा। उनकी कॉन्वर्सेशन रैंडमली इंटरप्ट होती है जब उन्हें गैवन स्मिथ की प्रेजेंस सेंस होती है। हैना तुरंत सी जैंग को बैठने और एडिशनल गार्ड्स बुलाने का इंस्ट्रक्ट करती है। वो यानसोंग को वेन्यू के दूसरी तरफ जाने को डायरेक्ट करती है ताकि पोटेंशियल एस्केप रूट्स ब्लॉक किए जा सकें, और उनके टारगेट के लिए उसे एक फैब्रिकेटेड आइडेंटिफिकेशन देती है ताकि वो ऑक्यूपाइड रहे। स्मिथ समेत सारे वेट स्टाफ ने काले रंग के बोट आइज पहने हुए थे, एक ऐसी डिटेल जिससे हैना को उम्मीद है कि उसे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। जैसे ही हैना गैविन स्मिथ का पीछा करती है, वो पलक झपकते ही वैनिश हो जाता है। अचानक एक अननोन असेलेंट फोर्सफुली हैना पर स्ट्राइक करता है और प्रोक्लेम करता है कि उसे कभी समझ नहीं आएगा कि उसने इस मोमेंट का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था।